नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 141। मध्य मैदानों की ओर अग्रसर। गांव के बीचों बीच कुछ लाख पाउंड खूंखार जानवरों का मांस ढेर लगा हुआ था। कुछ हजार लोगों से मिलकर बना पूरा लियान आदिवासी कबीला गांव के केंद्रीय चौक पर इकट्ठा था। वे मांस के पहाड़ को देखकर अचंभित थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। ये तो खूंखार जानवर का मांस था। ये गाय के मांस से भी अधिक कीमती था और स्वाद में भी लाजवाब था। इसका एक टुकड़ा खाने से इतनी ताकत मिलती थी कि व्यक्ति पूरे दिन तृप्त रहता था। कुछ लाख पाउंड मांस लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन जहां कुछ लोग खुश थे वहीं कुछ लोग शोक मना रहे थे। लियान कबीले में जो लोग पहले दूसरों पर प्रभुत्व रखते थे वे कड़वे भाव से भरे हुए थे। वे जानते थे कि चाहे उस खूंखार जानवर का मांस कितना भी बढ़िया क्यों न हो, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यूने, तुम वापस आ गई। ये यून 3 दिन से गायब थी। जिन लॉन्ग वे के आदमियों ने ये यून के सुरक्षित होने का आश्वासन दिया था, फिर भी जियांग शियाओरू को चिंता सता रही थी। ये यून को इतने सारे मांस के साथ सुरक्षित लौटते देख जियांग शियाओरू बेहद खुश और गौरवान्वित थी। जब जियांग शियाओरू झो शियाओके के साथ प्रकट हुई तो ग्रामीणों ने तुरंत उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। सभी लोग उन दोनों लड़कियों को आदर और यहाँ तक कि चापलूसी भरे भाव से देखते थे। वे जानते थे कि ये दोनों लड़कियां लियान कबीले की राजकुमारियां थीं। ये यून पर उनका पूर्ण अधिकार था। जो कोई भी उन्हें नाराज करता उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। बहन शियाओरू, इस सारे मांस को आप कैसे बांटना चाहती हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। ये यून ने मांस बांटने का अधिकार जियांग शियाओरू को सौंप दिया। देखते ही देखते लियान कबीले के सभी लोग नम आंखों से जियांग शियाओरू को देखने लगे, मानो वे उसके सामने घुटने टेककर उसके कदमों की धूल चाटना चाहते हों। जियांग शियाओरू आखिर एक लड़की ही थी। वह आम लड़कियों से ज्यादा सहनशील हो सकती थी, लेकिन उसका कोमल हृदय होना स्वाभाविक था। जियांग शियाओरू को मांस बांटने की अनुमति देकर दुष्ट लोगों के लिए इसमें से कुछ भी न प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। वहां लाखों पाउंड मांस था, जो प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 30 पाउंड मांस था। ये यून ने जियांग शियाओरू को वितरण का अधिकार देते समय इस बात का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, क्योंकि आज उसकी कुछ और योजनाएं थीं। लियूटाई, इधर आओ। ये यून ने लियूटाई को पास आने का इशारा किया। इससे लियूटाई बेहद खुश हो गया। ये यून ने पहल करके उसे फोन किया था। यह एक शुभ संकेत था। इससे साबित हो गया कि यून उसे अपने खास साथियों में से एक बनाने का इरादा रखता था। लियूटाई बेहद उत्साहित था। वह विनम्रतापूर्वक यून के सामने आया। उसने मुट्ठी बांधकर आधा घुटने टेक दिए। मैं, नन्हा सा, आज युवा स्वामी के समक्ष उपस्थित हूँ। युवा स्वामी अत्यंत प्रतिभाशाली और सर्वशक्तिमान है, जो कुत्तों जैसे निर्जन जानवरों से लेकर मुर्गियों जैसे क्रूर जानवरों तक को मार सकते हैं। बस करो। ये यून ने चिढ़कर लियूटाई की बकवास को बीच में ही रोक दिया। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के इन सदस्यों ने चापलूसी को अपना स्वाभाविक गुण बना लिया था। ऐसा लगता था कि जैसे ही वे चापलूसी करना बंद करेंगे वे असहज हो जाएंगे। छोटे मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है, लियूटाई ने कहा। ओह, ये यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। लियान चेंगयू की मृत्यु हो गई है, ये खबर लियूटाई को पिछली रात मिली थी। लियान चेंगयू पहले से ही अपंग था और उसमें जीवन की बहुत कम शक्ति बची थी। उसके क्रोधित हृदय के साथ साथ वो घोर निराशा के चरम पर था। निराशा और पीड़ा किसी व्यक्ति को नष्ट कर सकती है। यदि कोई जीना नहीं चाहता तो मृत्यु निश्चित रूप से निकट होती है। झाओ तेजू की भी मृत्यु हो गई है। लियान क्विहुआ अभी जीवित है, लेकिन ग्रामीणों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वे युवा स्वामी के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। जब भी वे लियान क्विहुआ को देखते हैं तो वे उसके आसपास से निकल जाते हैं और उससे बातचीत नहीं करते। लियान कबीले में भोजन की कमी थी। झाओ तेजू और लियान क्विहुआ जैसे गंभीर रूप से घायल लोगों या अपंगों का जीवित रहना मुश्किल था। अगर सामान्य लोग भूख से मर रहे थे तो उनका क्या हाल होगा। झाओ तेजू ने शौच कर लिया था, लेकिन लियान क्विहुआ को ग्रामीणों ने घेर लिया था। उसका अंजाम आसानी से समझा जा सकता था। ये यून इस मामले से बिल्कुल भी विचलित नहीं थी। उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही था। अगर वे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। युवा स्वामी, क्या मैं आपका आदेश जान सकता हूँ? लियूटाई ने ध्यानपूर्वक कहा। ओह। लियूटाई, मांस के वितरण पर नजर रखना। अगर किसी के मन में कोई बुरी मंशा आए तो उसे तुरंत मार देना। साथ ही कुछ दिनों में मैं क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ रहा हूँ। मैं अपने साथ लगभग 100 लोगों को ले जा रहा हूँ। मैंने अपनी सूची बना ली है, इसलिए तैयारियां कर लो। इतना कहकर ये यून ने लियूटाई को एक कागज का टुकड़ा दिया। झांग टैन ने ये यून से वादा किया था कि जब जिन लॉन्ग वे चले जाएंगे तो ये यून अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को अपने साथ ले जा सकेगा। ये यून के लिए पूरे लियान कबीले को अपने क्षेत्र में लाना असंभव था। पहली बात तो ये कि उनका क्षेत्र इतने लोगों को संभाल नहीं सकता था, और दूसरी बात ये कि उनमें से कई दुष्ट छोटे छोटे लाभों के लालची, गुंडागर्दी करने वाले और कमजोर व्यक्ति पर प्रहार करने में माहिर थे। अत्याचारियों की तुलना में वे किसी भी तरह से बेहतर नहीं थे।
वे सत्ता की कमी के कारण अत्याचारी नहीं बने थे। यदि उनके पास सत्ता होती तो वे निश्चित रूप से और भी बुरे हो जाते। इन लोगों को विशाल जंगल में ही छोड़ देना बेहतर था। जहां तक अच्छे लोगों की बात है, ये यून उन्हें अपने क्षेत्र में ले आएगा। ये यून की ये मंशाएं शुरू से ही थी। लियू टाई ने उत्साह से कागज का टुकड़ा उठा लिया। लियान कबीले के अन्य लोगों ने भी ये यून की बातें सुन ली थीं। ये यून लोगों को विशाल जंगल से निकालकर अपने क्षेत्र में ले जा रहा था। वे लोग निर्मम और असहाय भाव से लियू टाई के हाथों में मौजूद कागज के टुकड़े को देख रहे थे, मानो वह कागज का टुकड़ा कोई अनमोल खजाने का नक्शा हो। मध्य मैदानी इलाकों में जाने की तुलना में दर्जनों पाउंड मांस कुछ भी नहीं था। दरअसल ये उनके जाने की योजना थी, इसलिए उसे मांस की ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसने जियांग शियाओरू को मांस बांटने दिया, जिससे दुष्ट ग्रामीणों को और अधिक मांस मिल गया। कुछ किलो मांस से वे भोजन की कमी की समस्या का सामना कर सकते थे। इसलिए ये उनको अत्यधिक धैर्य दिखाना पड़ा। भविष्य में उन्हें बादल वन में ही रहना था और उनका जीवन स्वयं पर निर्भर था। लियू टाई ने नामों की सूची को देखते हुए तेजी से सांस ली। उसे जितने शब्द पहचान में आए, उनकी संख्या उसके एक हाथ की उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं थी, लेकिन वह अपना नाम पहचानना जानता था। लियू टाई ने उसका नाम देखा। उसका दिल बहुत भावुक हो गया। ये यून ने उसका नाम सूची में ऊपर रख दिया था। इससे लियू टाई इतना आभारी हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कसम खाई कि वही यून का वफादार रहेगा। वह जानता था कि चापलूसी के अलावा उसमें कोई हुनर नहीं है। उसने फैसला किया कि भविष्य में वह यून के लिए छोटे मोटे काम करके शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। लियू टाई की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह मामलों को सुलझाने में माहिर था। ये यून ने भविष्य में उसे नौकर बनाने का फैसला किया, जिससे उसे कई परेशानियों से बचाया जा सके। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। लियू टाई ने ये यून के सामने 3 बार प्रणाम किया। वह ये यून का दिल से आभारी था। उसने भविष्य में ये यून के लिए हर सुख दुख में साथ देने का निश्चय किया। ऐसे गुरु का अनुसरण करके भविष्य में समृद्ध जीवन जीना भला कौन नहीं चाहेगा। मांस बांटने के बाद नामों की सूची घोषित की गई। जियांग शियाओरू ने ही लियू टाई को शब्द पढ़ना सिखाया था। सूची में शामिल सभी नाम उन नेक लोगों के थे जिनकी ओर जियांग शियाओरू और झो शियाओके ने कुछ दिन पहले इशारा किया था। ये लोग खुशी से इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिनका चयन नहीं हुआ, वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। मांस मिलने से मिली खुशी गायब हो गई। मांस तो खत्म होना ही था। खाने के बाद उनका क्या होगा? उस विशाल जंगल में उन्हें जिन कठिन जीवन का सामना करना पड़ेगा, उसकी कल्पना करते हुए उन्हें लगा कि उनका भविष्य अंधकार और निराशा से भरा हुआ है। ये यून को कोई फिक्र नहीं थी। उस विशाल जंगल में पहले से ही बहुत से लोग कष्ट भोग रहे थे। उसके लिए एक छोटा सा लियान कबीला क्या मायने रखता था? और इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार थे। इस दुनिया में लोग कर्म की बात करते हैं, लेकिन ये तो बस दुख भोग रहे लोगों की एक प्यारी सी इच्छा थी। भगवान निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्षता का निर्धारण मनुष्य करते हैं। अपनी पूर्ण शक्ति के बल पर ये यून न्याय का अपना ही एक रूप तैयार कर सकता था। अच्छाई को पुरस्कृत किया जाएगा और बुराई का बुरा प्रतिफल मिलेगा। यही था वो परिणाम जो ताकत से मिलता है। ये यून के मन में ऐसे ही विचार आए। ... उस रात लियान कबीले में उत्साह का माहौल था। लियू टाई के सुझाव पर लोगों ने केंद्रीय चौक में अलाव पार्टी का आयोजन किया। खूंखार जानवरों को भुना गया और मांस की सुगंध हवा में फैल गई। मांस खाने के बाद लोग गाने और नाचने लगे। कुछ साहसी युवकों ने तो अपनी पसंद की लड़कियों के प्रति प्रेम का इजहार करने का भी मौका नहीं छोड़ा। जियांग शियाओरू ने इस अलाव पार्टी में भाग नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप झो शियाओके ही मुख्य नायक बन गए। कई लोगों ने शादी का प्रस्ताव रखने की उम्मीद में दोस्ताना चेहरे बनाकर आंटी वांग के पास जाने की कोशिश की, लेकिन आंटी वांग ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। तुम तो बिल्कुल कमजोर हो, फिर भी मेरी बेटी को चाहते हो। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं कि तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल किडो यून की बड़ी नाव पर चढ़ने और उसके पीछे पीछे मध्य मैदानों में जाने के लिए करना चाहते हो। सपने देखते रहो। मेरी बेटी किडो यून के लिए शायद उतनी अच्छी न हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं मिलने दूंगी। भविष्य में शियाओके को किडो यून की सौतन माना जा सकता है। कौन जाने, अगर किडो यून को शियाओके पसंद आ जाए तो बड़ी होकर शायद उसे रखेल के रूप में भी अपना लिया जाए। यही वह बात थी जिसका आंटी वांग को सबसे ज्यादा इंतजार था। आंटी वांग जानती थी कि यून की शादी संभवतः किसी प्रतिष्ठित परिवार की बेटी से ही होगी। शियाओके का उपपत्नी बनना तो पहले से ही बहुत अच्छी बात थी। इन्हीं विचारों के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाले सभी लोगों को आंटी वांग हंस का मांस खाने के लिए ललचाए हुए मेंढकों की तरह समझती थी। उनमें से कुछ के तो मेंढकों से भी बड़े मस्से थे। सोचिए, उन्होंने कभी खुद को आईने में नहीं देखा। ... यह अलाव पार्टी देर रात तक चलती रही और अंत में समाप्त हुई। अगली सुबह कई लोगों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच ये यून द्वारा चुने गए लोग सींग वाले जानवरों द्वारा उठाए गए बड़े बड़े टोकरियों में सवार हो गए। सुन जिंगरुई के नेतृत्व में जिन लॉन्ग वेई के पीछे चलते हुए वे ताओ कबीले की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सभी प्रसन्न थे। ये पहली बार था जब वे लियान कबीले की जादुई दुनिया से बाहर कदम रख रहे थे। वे विशाल जंगल को छोड़कर उपजाऊ मध्य मैदानों में प्रवेश करने वाले थे। भला वे उत्साहित क्यों न होते। यहाँ तक कि यून भी भविष्य को लेकर आशाओं से भरी हुई थी। ताओ कबीले में पहुंचने के कुछ ही समय बाद यून और उसके साथियों को खबर मिली कि जिन लॉन्ग वेई विशाल जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। ताओ कबीले में कुछ दिनों तक संगठित होने के बाद ये यून ने अपने लोगों को सींग वाले जानवरों द्वारा उठाए गए 10 बड़े टोकरियों में बांट दिया और वे बादल के जंगल से निकलकर राज्य के मध्य मैदानों की ओर चल पड़े। अध्याय 142 दिव्य राजधानी। झांग टेन के नेतृत्व में दर्जनों सींग वाले जानवर विशाल जंगल में सरपट दौड़ पड़े। क्लाउड वाइल्डनेस में आए जिन लॉन्ग वेई सैनिकों की संख्या 10,000 थी।
झांग टैन के नेतृत्व वाली टीम उनमें से एक थी। ये यून को जिनलॉन्ग वेई के बादल वन्य भूमि में प्रवेश करने का कारण भी पता था। ये कुछ महीने पहले घटी बैंगनी बादलों की उत्पत्ति के कारण हुआ था। इससे ताया राज्य में दहशत फैल गई थी, जिसके चलते उसने जिनलॉन्ग वेई को विशाल वन्य भूमि में खजाने की खोज के लिए भेजा था। अंत में कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन एक प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र अवश्य मिला। मार्क्वेस वेन्यून स्वयं रहस्यमय क्षेत्र की खोज करने के लिए क्लाउड वाइल्डनेस आए थे। रहस्यमय क्षेत्र की कुछ अनसुलझी समस्याओं के कारण उन्हें सूजी की सहायता लेनी पड़ी। वह रहस्यमय क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए मार्क्वेस वेन्यून और उनके साथियों को बाहर निकलने में काफी समय लगेगा। इस तथ्य के साथ कि महीनों की खोज के बाद भी खजाना नहीं मिला, जिनलॉन्ग वेई के पास क्लाउड वाइल्डनेस में रहने का कोई कारण नहीं रह गया था। कल से जिनलॉन्ग वेई की 10,000 टुकड़ियों को क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ने का आदेश दिया गया था। झांग टैन की टीम वहां से निकलने वाली पहली टुकड़ी थी। ... विशाल निर्जन क्षेत्र एक विस्तृत विस्तार था। इसके भीतर दसियों हजार मीटर ऊंचे पर्वत फैले हुए थे जो आकाश में समाये हुए थे। वर्षों से जमा हुई बर्फ से चोटियां ढकी हुई थीं। हिमनदों ने आकाश को ढक लिया था और धरती को भी ढक लिया था। हिमनदों के पार विशाल घाटियां थीं जिनमें समुद्र के समान विशाल प्रचंड नदियां बहती थीं। ये यून ने जिनलॉन्ग वेई की टीम का अनुसरण किया और इस यात्रा के दौरान उन्होंने विशाल निर्जन वन के भव्य दृश्यों को देखा। ये दृश्य उबड़-खाबड़ लेकिन भव्य था, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। सेना के बिना और विशेष वाहन के बिना विशाल जंगल को पार करना बहुत मुश्किल होगा। एक किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले बादल वन्य भूमि में एक गौरवशाली दिव्य राज्य स्थित था। धीरे धीरे उसका पतन हुआ और कई मार्शल आर्ट विरासतें लुप्त हो गईं, जिससे कुछ छोटी छोटी जनजातियां ही बची रहीं। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक यात्रा की। यात्रा के दौरान भी यून ने अपनी साधना में कोई लापरवाही नहीं दिखाई। ये यून ने लिन शिंटोक द्वारा दिया गया बहता हुआ पारा गाउन पहना। जब वह सींग वाले जानवर पर बैठा तो ये यून ने जानवर के भार को ध्यान में रखते हुए बहते हुए पारा गाउन को सबसे कम वजन तक नीचे कर लिया। लेकिन जैसे ही टीम रुकती, ये यून अपनी साधना के दौरान बहते हुए पारे के गाउन का वजन और बंधन तुरंत बढ़ा देता। ये यून प्रशिक्षण के लिए फ्लोइंग मरकरी गाउन पहनती थी। अतीत में ये यून केवल कुछ दर्जन बार ही ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन अब बहते पारे के गाउन की जकड़न के कारण वह इसे केवल 7 से 8 बार ही कर पाता था। उसकी ऊर्जा बुरी तरह से कम हो जाती थी। ये वजन नहीं, बल्कि बहते पारे के गाउन का उसके शरीर पर जकड़न था जो उसकी ऊर्जा को कम कर रहा था। चाहे वह मुक्का मारना हो, लात मारना हो, खिंचाव करना हो या कूदना हो, उसकी गति सामान्य से बहुत धीमी हो गई थी। जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती थी तो वह पूरक आहार लेता था। हालांकि ये यून ने निर्जन मानव घाटी में प्रवेश करते समय जो अस्थि अवशेष जमा किए थे वे अब समाप्त हो रहे थे। अंततः ये यून को न केवल स्वर्ग पृथ्वी युआनची को अवशोषित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल पर निर्भर रहना पड़ा, बल्कि उसे बड़ी मात्रा में निर्जन पशु का मांस भी खाना पड़ा। सौभाग्य से हाथी निगलने की तकनीक के कारण ये यून की साधना के लिए ऊर्जा की कमी नहीं हुई। इससे ये यून ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि योद्धाओं द्वारा खर्च किए गए संसाधनों की मात्रा को भयावह ही कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के स्पष्ट परिणाम होते हैं। इस महीने ये यून को बहते पारे के वस्त्र द्वारा डाले गए दबाव की अधिक आदत हो गई। यदि वह बहते पारे के वस्त्र की बंधन शक्ति को न्यूनतम स्तर पर कर देता तो ऐसा लगता जैसे उसने 1 टन कमीज पहनी हो और इससे उसकी गति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। कई लाख मील की यात्रा करते हुए 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया और लंबी दूरी की यात्रा के बाद वे एक सीमावर्ती शहर में पहुंचे। सीमावर्ती कस्बे में 3 दिन इंतजार करने के बाद वे जिनलॉन्ग वेई की अन्य टीमों के साथ फिर से मिल गए। एक और लंबी दूरी की यात्रा करते हुए वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए, दिव्य साम्राज्य के मध्य मैदान। जब ये यून जिनलॉन्ग वेई के एक समूह का पीछा करते हुए लंबी दूरी की सरणी से बाहर निकला तो उसने जो देखा उससे वह गहरी सांस लेने पर मजबूर हो गया। वे खुद को एक बेहद लंबी खाई के किनारे पर पाए और खाई के नीचे 10,000 फीट की गहरी खाई थी। ये चट्टान बेहद चिकनी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी देवता ने पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया हो। एक हिस्सा अलग हो गया और दूसरा हिस्सा वहीं पड़ा रहा, मानो एक पैमाना हो जो पहाड़ के ऊपर फैला हो। 10,000 फीट की खाई के नीचे जो मानव दृष्टि की सीमा पर स्थित था वह एक और भी भयावह दृश्य था। वहां एक विशाल दिव्य मीनार खड़ी थी। वह दिव्य मीनार काली थी और विश्व वृक्ष की तरह आकाश तक फैली हुई थी। उस अविश्वसनीय रूप से मोटी मीनार के चारों ओर एक विशाल शहर बसा हुआ था। इस शहर की दीवारें गहरे लाल रंग की थीं। वे ऊंची और मोटी थीं। दूर से देखने पर वे स्वर्ग के द्वार जैसी लगती थीं। शहर की दीवारों के ऊपर आकाश में सैकड़ों हवाई जहाज उड़ रहे थे। प्रत्येक हवाई जहाज में दसियों हजार लोग सवार हो सकते थे। इन हवाई जहाजों के बीच विभिन्न प्रकार के प्रेत प्राणी उड़ रहे थे। इन प्रेत प्राणी का शरीर शल्कों से ढका हुआ था और इनके सींग अजगर जैसे थे। कुछ के पंख रंगीन थे, जबकि कुछ अजगर के सिर और शेर के शरीर के साथ बेहद डरावने दिख रहे थे। प्रत्येक आध्यात्मिक पशु से एक बहुत ही शक्तिशाली आभा निकलती थी, जो जिनलॉन्ग वेई के लगभग सींग वाले पशु वाहनों की तुलना में 100 गुना से भी अधिक थी। लोग दूर से ही यह बता सकते थे कि लोग इन प्रेत पशुओं पर सवार हैं। यह विश्वास करना कठिन था कि किस प्रकार के लोग इन प्राचीन जानवरों की सवारी कर सकते थे। विशाल बादल वन्य क्षेत्र में रहने वाले असंख्य कबीले और जनजातियां जीवन भर एक ही कुएं में ही जीते रहे हैं। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने इस विशाल वन्य क्षेत्र में कई बार सुना था कि ये दुनिया अविश्वसनीय रूप से विशाल है। वह बड़े संप्रदायों और प्राचीन दिव्य साम्राज्य की अकल्पनीय शक्ति से भी परिचित था, लेकिन मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद ये उनको अपनी आंखों से उस दृश्य को देखने पर लगे सदमे से उबरना अभी भी मुश्किल लग रहा था। यह अद्भुत था। उनके सामने का दृश्य शानदार, शब्द से भी बयान नहीं किया जा सकता था।
ये युन ने विशाल जंगल में तो शानदार परिणाम प्राप्त किए थे, लेकिन प्राचीन ताया साम्राज्य में रखे जाने पर वे कुछ भी नहीं थे। जी हाँ, स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी और पीले रंग के वर्गों में से उनका मूल्यांकन केवल रहस्यवादी वर्ग में किया गया था, और रहस्यवादी वर्ग में भी वे सर्वोच्च श्रेणी के नहीं थे। ये युन अभी भी ठीक थी। ये युन के साथ मुख्य भूभाग तक आए लोग पूरी तरह से अचंभित थे। उनके सामने का दृश्य उनकी समझ से परे था। ये जगह क्या है? क्या ये स्वर्ग है? क्या दुनिया सचमुच ऐसी हो सकती है? ये युन अभी सदमे से उबर ही रहा था कि तभी उसे अपने हाथ पर एक कोमल हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। ये युन ने मुड़कर देखा तो पाया कि यह जियांग शियाओरू थी। युन, तुम्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, ये युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियांग शियाओरू हमेशा उसके मन की बात तुरंत समझ जाती थी। ये युन के मन में जियांग शियाओरू एक दयालु और विचारशील लड़की थी। झांग टैन ने ये युन के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, वह शहर दिव्य राजधानी है। ताया साम्राज्य में 108 राज्य और 24 वन्य क्षेत्र हैं। ये दिव्य राजधानी ताया साम्राज्य के जिन राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है। दिव्य राजधानी जिन राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक। ये युन की भौहें तन गईं। इतना बड़ा शहर ताया साम्राज्य के कई अधिकारक क्षेत्रों में से एक था, ये तो बस सबसे बड़े शहरों में से एक था। दिव्य राज्य की विरासत स्वतः स्पष्ट थी। चलो चलें, शहर में प्रवेश करें। जिन लॉन्ग वे का दिव्य राजधानी में एक बड़ा शिविर है, वह हमारा इलाका है। ये कहते हुए झांग टैन ने लगाम खींची। सींगों वाला वह जानवर चट्टान के किनारे किनारे दौड़ा और 1 घंटे बाद विशाल चट्टान के चारों ओर घूमकर दिव्य राजधानी के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। करीब से देखने पर दिव्य राजधानी बेहद भव्य थी। दिव्य द्वार पौराणिक कथाओं में वर्णित स्वर्ग के द्वार के समान था। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी। दिव्य द्वार के सामने पहरेदारों के 2 समूह करीने से खड़े थे। उन्होंने चमकदार चांदी के कवच पहन रखे थे। उनमें से प्रत्येक की कमर पर 4 फुट लंबी तलवार लटकी हुई थी। उनके भीतर एक दबी हुई प्रभावशाली छवि थी। वे सुप्त, आदिम, निर्जन जानवरों की एक पंक्ति की तरह लग रहे थे। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि इन लोगों ने हर तरह के रक्तपात का सामना किया था और उन्हें केवल उनके खूंखार रूप के कारण नहीं चुना गया था। किसी शहर की विरासत की ताकत का अंदाजा उसके रक्षकों को देखकर लगाया जा सकता था। ये सभी रक्षक अपने चरम पर पहुंचे हुए उच्च कोटि के योद्धा थे। ये सोचते ही ये युन की सांसें थम गईं। घोड़े से उतर जाओ। झांग टैन के हाथ के इशारे पर सभी को घोड़े से उतरना पड़ा। झांग टैन मुस्कुराया, ये दिव्य राजधानी का नियम है। आम लोगों को शहर के द्वार से गुजरते समय अपने घोड़े से उतरना पड़ता है, लेकिन राज्य के शूरवीरों और बैरनों पर ये नियम लागू नहीं होते। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर शहर के द्वार से गुजर सकते हैं। अगर हम एक पायदान ऊपर जाएं, जैसे कि विस्काउंट या उससे ऊंचे पद वाले, तो वे अपने उड़ने वाले घोड़ों पर सवार होकर शहर की दीवारों के ऊपर से सीधे दिव्य राजधानी में जा सकते हैं। ताया दिव्य राज्य में पदक्रम स्पष्ट है और अनुशासन का कड़ाई से पालन किया जाता है। ओह, पद, ये यून हिचकिचाए। पद में इतना स्पष्ट अंतर करने से क्या लोगों में असंतोष नहीं भड़केगा? झांग टैन कुछ देर रुककर बोला, वे दुखी क्यों होंगे? ताया दिव्य राज्य में सभी उच्च पदस्थ लोगों को शत्रुओं से लड़ने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। उन्हें भयंकर और निर्जन जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता है। वे आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उच्च पदस्थ व्यक्ति का कौशल जितना ऊंचा होता है, उसके कारनामे उतने ही महान होते हैं। इतने सारे लोग ताया दिव्य राज्य में आकर सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं। वे अपने रक्षक योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकते हैं। तो वे असंतुष्ट क्यों होंगे? झांग टैन के शब्दों ने ये यून को ज्ञान प्रदान किया। हाँ, ये वैकल्पिक दुनिया शांतिपूर्ण नहीं थी। यहाँ व्यक्ति का मान सम्मान और गौरव उसके प्राणों की कीमत पर अर्जित करना पड़ता था। वंशागत रूप से या रिश्तों के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना लोगों को दुखी कर देगा, लेकिन अपने जीवन को जोखिम में डालकर प्राप्त सम्मान उन्हें आदर और विस्मय की भावना प्रदान करेगा। इस प्रकार ताया दिव्य साम्राज्य में कुलीन होने का दर्जा न केवल विशेषाधिकार का मतलब था, बल्कि इसका मतलब अनंत गौरव भी था। इन्हीं विचारों के साथ ये यून ने आकाश की ओर देखा। वहां विशाल आलीशान हवाई जहाज और वीर आत्मा पक्षी और आत्मा पशु थे। ये यून की आंखों को देखकर झांग टैन हंसते हुए बोला, तुम क्या सोच रही हो? ये यून ने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं उन हवाई जहाजों पर बैठा होऊंगा या उन उड़ने वाले आध्यात्मिक जानवरों या आदिम जानवरों पर सवार होकर दिव्य राजधानी में जाऊंगा। हा, झांग टैन दिल खोलकर हंसा। हाँ, यही तरीका है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए यही तरीका होना चाहिए। मार्शल आर्ट के मार्ग की कोई सीमा नहीं है, हमें लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते रहना चाहिए। इतना कहते हुए उसने ये यून के कंधे पर थपथपाया। उसे यह युवक दिन ब दिन और भी पसंद आने लगा था। ये यून ने लियान कबीले में जो कुछ भी किया था, उसकी सूचना सुन जिंगरुई ने झांग टैन को दी। सूचना मिलने पर झांग टैन को ये यून का स्वभाव बहुत पसंद आया। एक योद्धा को ऐसा ही होना पड़ता था ताकि वह बदला जल्दी ले सके और दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर कर सके। अध्याय 143 जिन लॉन्ग शिविर। दिव्य राजधानी की शहर की दीवारें 7 से 8 फीट मोटी थीं। शहर की दीवारों को पार करने के बाद ये यून ने भीतर विशाल शहर को देखा। दिव्य राजधानी की मुख्य सड़क इतनी चौड़ी थी कि 10 सींग वाले जानवर एक साथ चल सकते थे। सड़क के दोनों किनारों पर तरह तरह की दुकानें, सराय, खेती के मैदान और युद्ध के अखाड़े बने हुए थे। इन दुकानों में वीरान हड्डियों के अवशेष, हथियार और हर तरह के खजाने बिकते थे। वहां हर तरह के अनमोल खजाने थे। योद्धाओं के ठहरने के लिए बने कई सराय में स्वयं के आध्यात्मिक केंद्र होते थे जो स्वर्ग पृथ्वी युआनची को संघनित करते थे, जिससे ये साधना के लिए एक उत्तम स्थान बन जाता था। एक रात ठहरने का खर्च एक आम आदमी के लिए कई जन्मों तक पर्याप्त होता था। युद्ध के मैदानों की बात करें तो वे दिव्य साम्राज्य के कोने कोने से आए विशेषज्ञों से भरे हुए थे।
कुछ ने युद्ध के मैदान में संसाधन अर्जित किए, जबकि कुछ ने युद्ध के बीच में सफलता पाने की उम्मीद में अपने कौशल को निखारने के लिए इसका उपयोग किया। रास्ते में ये यून को यह एहसास हुआ कि दिव्य राजधानी उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खोल रही है। ये प्रभाव अद्भुत था। दिव्य राजधानी बहुत बड़ी थी और शहर इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था जिसमें कई घर थे। ये बड़ी संख्या में सैनिकों को ठहराने के लिए पर्याप्त था। जिनलॉन वे क्षेत्र में केवल बैरक ही 20 मील तक फैले हुए थे, अन्य साधना स्थलों को मिलाकर यह एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। फिर भी ये सब आसानी से दिव्य राजधानी में समाहित हो जाता था। जिनलॉन वे शिविर में प्रवेश करने से पहले ये यून शिविर से आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ते हुए देख सकता था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसने पूरे आकाश को ढक लिया। इस प्रचंड ऊर्जा के कारण आकाश में मौजूद बादल उड़ गए। यह एक अत्यंत मर्दाना, जानलेवा इरादा था। दूर से भी ये यून उस दमनकारी आवेग का दबाव महसूस कर सकता था। इसने उसे व्याकुल कर दिया कि हाँ, दूर से ये यून को सैनिकों के प्रशिक्षण की चीखें सुनाई दे रही थीं। चीखें इतनी तेज थीं कि कान बहरे हो रहे थे। जोड़ों के चटकने और नसों के खींचने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। इन आवाजों के कारण पक्षी और चील शिविर के ऊपर से उड़ नहीं पा रहे थे। ये कैसा है? ये जिनलॉन वे की दिव्य राजधानी का शिविर है। चलो अंदर चलते हैं। शिविर में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर उनकी कड़ी जांच की गई। शिविर में हर चीज बेहद सख्त थी। शिविर के पहरेदारों का दबदबा दिव्य राजधानी के प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदारों से भी कहीं अधिक था। शिविर की ओर जाने वाली सड़क पर जानवरों के मांस से भरी गाड़ियां लगातार अंदर भेजी जा रही थीं। ये सभी मांस खूंखार जानवरों का था। इनमें से कई मरे हुए खूंखार जानवर हाथियों से भी बड़े थे। यदि इनमें से किसी एक को संरक्षित करके किसी आम परिवार को दे दिया जाए तो 3 सदस्यों का वह परिवार 10 साल तक उसका सेवन कर सकता है। लेकिन जिनलॉन वेई के शिविर में प्रशिक्षण लेने वाले लोग बहुत ऊर्जा खर्च करते थे। हाथी निगलने की तकनीक का उपयोग करके हाथी के आकार का भयंकर जानवर भी उनके लिए कुछ भी नहीं था। जब ये यून ने देखा तो उसे अनाज, मांस और सब्जियां ले जाते हुए लोगों की कतारें दिखाई दी। यह एक अद्भुत दृश्य था। किसी सेना की युद्ध क्षमता का अंदाजा उनके खान पान को देखकर ही लगाया जा सकता है। मैं तुम्हारी बहन और नौकरों को यहीं इंतजार करने के लिए कहूंगा। उन्हें शिविर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दिव्य राजधानी के जिनलॉन वेई के कमांडर जनरल यान है। जिनलॉन वेई के सभी चयनित अभिजात वर्ग को पहले जनरल यान से मिलना होता है। क्लाउड वाइल्डनेस के अलावा पूरे दिव्य साम्राज्य में कई नए रंगरूट भर्ती हुए हैं। जल्द ही रंगरूटों के स्वागत के लिए एक जिनलॉन वेई सभा आयोजित की जाएगी। ओह, ये यून चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि राज्य के चयन में चुने गए सैनिकों की बड़ी संख्या में से केवल कुछ ही सैनिकों को दिव्य राजधानी भेजा गया था। बाकी रंगरूट दिव्य राज्य के क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। ये तो अपेक्षित ही था। ताया दिव्य साम्राज्य के जिनलॉन वेई में इतने सारे सैन्य अड्डे थे। भला किस अड्डे को सैनिकों की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार दिव्य राजधानी के जिनलॉन वेई शिविर में कितने रंगरूट आए? ये यून ने अनायास ही पूछा। लगभग 1000-2000 लोग। उनमें से जिन्हें विशिष्ट वर्ग में शामिल किया गया उनकी संख्या लगभग 100-200 थी। केवल कुलीन वर्ग के लोग ही यानमेंगलों से मिल सकते थे। झांग टैन की टीम में ये यून के अलावा जिनके पास ऐसा करने की योग्यता थी, हुईया एकमात्र अन्य खिलाड़ी थी। हुईया एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जिसने यात्रा के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह और ये यून झांग टैन के पीछे पीछे कड़ी सुरक्षा में तैनात पहरेदारों की कतारों को पार करते हुए सेनापति के शिविर के सामने वाले चौक तक पहुंचे। चौक के प्रवेश द्वार पर जनरल यान के निजी अंगरक्षक खड़े थे। वे कांसे की मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े थे। प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये यून और हुईया चौक में दाखिल हुए। वहां पहले से ही दर्जनों लोग इंतजार कर रहे थे। ये सभी लोग बिना किसी अपवाद के युवा पुरुष थे। वे सभी अच्छे दिखते थे। उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। ये लोग वे युवा योद्धा थे जिन्होंने राज्य की चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण की थी। उनके वस्त्रों को देखकर पता चलता है कि उनमें से कुछ ने बेहद आलीशान वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से कुछ दिव्य रेशम से सिले हुए थे, जिसके कारण एक सामान्य तलवार के लिए उन्हें काटना मुश्किल था। अन्य लोगों के पास महंगे हथियार थे। उन हथियारों की कीमत ये यून की यांची तलवार से कहीं अधिक थी। ये लोग ... क्लाउड वाइल्डनेस से नहीं है, ये उनको अचानक एहसास हुआ। इस राज्य की चयन प्रक्रिया केवल क्लाउड वाइल्डनेस में ही नहीं बल्कि पूरे दिव्य राज्य में आयोजित की गई थी। इसी कारण कई लोगों की भर्ती हुई थी। वे दिव्य राज्य के सभी हिस्सों से आए युवा अभिजात वर्ग के लोग थे। ये यून ने देखा कि कुछ लोग एक बड़े जानवर की खाल से बने ढोल के चारों ओर जमा थे, जिसका कारण उसे समझ नहीं आया। ये यून, झांग टैन और हुईया के आगमन पर उन्होंने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हाँ, क्या ये 1000 परिवारों वाले झांग नहीं है? जैसे ही झांग टैन, ये यून और हुईया को चौक में लेकर आए, एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया। उस आदमी ने चमकदार सोने का कवच पहन रखा था और हेलमेट को अपनी छाती से लगाए हुए था। वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके कान औसत से बड़े थे जो बाहर की ओर निकले हुए थे, जिससे वह हास्यास्पद दिखता था। बड़े कानों वाले उस आदमी के पीछे अजीबोगरीब पोशाक पहने 6 युवक चल रहे थे। हजारों परिवार वाले लियू। झांग टैन ने मुस्कुराते हुए अपनी मुठ्ठियां जोड़ी और अपने होंठ चाटे। ये यून को महसूस हुआ कि जब झांग टैन ने बड़े कानों वाले आदमी को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। सेना में वे सभी युद्ध के मैदान में एक साथ काम करते थे, लेकिन निजी जीवन में अलग अलग टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती थीं। सामान्य प्रशिक्षण, प्रदर्शन या युद्ध के मैदान में लड़ाई के दौरान वे सभी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। सैनिकों के लिए सामूहिक गौरव ही उनका गर्व था। इसलिए जब भी जिनलॉन वेई के 1000 परिवार मिलते थे, वे एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते थे।
10,000 हाउसहोल्ड झांग तुम क्लाउड वाइल्डनेस में सैनिक भर्ती करने गए थे। ये भर्ती क्लाउड वाइल्डनेस से ही होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बड़े कानों वाले व्यक्ति ने हुई या की ओर इशारा किया। उसने यी यून को गिनती में नहीं लिया क्योंकि यी यून ने उड़ने वाली मछली का चोला पहना हुआ था और उसकी कमर पर यानची तलवार थी। वह विशाल जंगल के युवक जैसा नहीं दिखता था। हुईया की बात करें तो उसमें भेड़िए या तेंदुए जैसी जंगलीपन झलकती थी। इससे ऐसा लगता था मानो वह किसी विशाल जंगल से आया हो। इसलिए बड़े कानों वाले उस व्यक्ति ने सोचा कि यून महज एक युवा स्वामी है जो झांग टेन के साथ जिन लॉन्गवे शिविर में आया है। झांग टेन ने कोई जवाब नहीं दिया और बड़े कानों वाले उस आदमी ने बोलना जारी रखा। भाई, कुछ दिन पहले मैं जिन राज्य के नानाजुन प्रांत गया था और वहां कुछ पारिवारिक वंश थे जहां से मैंने कुछ अच्छे पौधे चुने। जिन राज्य के नानाजुन प्रांत के पारिवारिक कुलों की बात करें तो उनमें अद्भुत नौजवानों की भरमार है। अफसोस की बात है कि मेरे लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छे युवाओं से वंचित रह गया। कितना बड़ा नुकसान। बड़े कानों वाले उस व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े युवकों को देखते हुए ये कहा। स्पष्ट था कि इन युवकों को उस बड़े कानों वाले व्यक्ति ने चुना था। वे वाकई सुंदर और प्रभावशाली थे। ये साफ था कि वे उच्च कोटि के थे। ये 6 बच्चे जिन लॉन्गवेई के कुलीन सैनिक बनेंगे। जैसे ही वे भर्ती प्रशिक्षण पास कर लेंगे वे मेरे स्काई वुल्फ शिविर में प्रवेश करेंगे और मेरी देखरेख में कुलीन सैनिक बन जाएंगे। जिन लॉन्गवेई के अलिखित नियमों के अनुसार जो भी सैनिकों का चयन करता था वह उन्हें अपने झंडे के नीचे भर्ती कर सकता था। यह शाही परीक्षाओं के समान था। परीक्षक जिसे भी प्रवेश देता वह परीक्षक का छात्र बन जाता। इसलिए विभिन्न हजार परिवार गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। चुने हुए शिष्य स्वयं अपने सैनिक बनेंगे। भला कौन अधिक सतर्क नहीं होगा। क्लाउड वाइल्डनेस में गए झांग टेन को काफी कष्ट झेलना पड़ा था। क्लाउड वाइल्डनेस में प्रतिभा का स्तर कहीं ज्यादा खराब था। बड़े कानों वाले उस आदमी की बात करें तो वह जिन राज्य के नानाजुन प्रांत में गया था जहां बड़े बड़े पारिवारिक कबीले थे, वहां तो खूब पैसा कमाना संभव था। बड़े कानों वाला वह आदमी एक अनुभवी खिलाड़ी था और वर्षों से झांग टेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इस बार वह झांग टेन से बदला लेने में कामयाब हो गया था, जिससे झांग टेन बेहद खुश था। विशेषकर इसलिए क्योंकि झांग टेन ने हुईया को केवल एक विशिष्ट सदस्य के रूप में चुना था। गुणवत्ता की तुलना न करके केवल संख्या के आधार पर झांग टेन उससे हार गया था। झांग टेन मुस्कुराया और अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बोला, लियू बिग ईयर, मेरे सामने शेखी बघारने की जरूरत नहीं है। सच में ये छहों बुरे नहीं है, लेकिन शायद ये उन 2 से बेहतर नहीं है जिन्हें मैंने चुना है। बात गुणवत्ता की है, संख्या की नहीं। झांग टेन को अपने स्वाद पर पूरा भरोसा था। ये यून के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हुईया भी असाधारण था। इस यात्रा के दौरान झांग टेन हुईया को ध्यान से देख रहा था और उसे पसंद करने लगा था। 2 लियू बिग ईयर हैरान रह गया। उसने पहले सोचा था कि झांग टेन ने केवल एक ही चुना है और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि झांग टेन कहेगा कि उसने 2 चुने हैं। पहली थी हुईया, फिर दूसरी थी। उसने आश्चर्य से यी यून की ओर देखा। क्या ये युवा गुरु का बच्चा झांग टेन द्वारा क्लाउड वाइल्डनेस से चुना गया रंगरूप था? ये कैसे हो सकता है? उसके कपड़े। लियू बिग ईयर ने पहले ही देख लिया था कि यून ने उड़ने वाली मछली का चोला पहना हुआ है। दिव्य साम्राज्य के एक सैनिक के रूप में लियू बिग ईयर विभिन्न कुलीनों के पहनावे के प्रति अत्यंत सजग था। भला वह उड़ने वाली मछली के चोले को कैसे नहीं देख पाता। हालांकि उसके पीछे खड़े 6 युवकों ने उड़ने वाली मछली के चोगे की तुलना में कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। कपड़ों का मूल्य उनके द्वारा दर्शाए गए अर्थ के आधार पर निर्धारित किया जाता था। धनी व्यापारी महंगे कपड़े पहन सकते थे, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलता था वह कहीं अधिक खराब था। उसने उड़ने वाली मछली का चोला पहना है और उसे किंगडम नाइट बना दिया गया है। क्लाउड वाइल्डनेस से लाए गए उस रंगरूट को किंगडम नाइट बना दिया गया है। लियू बिग ईयर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यून मूल रूप से कोई कुलीन व्यक्ति नहीं था। क्लाउड वाइल्डनेस से कोई किंगडम नाइट कैसे बन सकता है? केवल एक ही संभावना हो सकती थी और वह ये थी कि झांग टेन ने यून को चुना था और जिन लॉन्गवेई के उच्च अधिकारियों से विनती करके उसे किंगडम नाइट बनने में मदद की थी। वह भी एक साधारण सा राजवंश था, उसी पद का जिस पद का वह बच्चा झांग टेन के बगल में खड़ा था। लियू बिग ईयर को इस बारे में सहज कैसे महसूस हो सकता था? मैंने 6 रंगरूटों को चुना, हर एक अजगर की तरह, और मुख्यालय से कोई उपाधि नहीं मांगी। आप क्लाउड वाइल्डनेस गए, जो चयन के लिए एक वीरान जगह है, और आपने वास्तव में एक किंगडम नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। अध्याय 144 गरजता आकाश ढोल। ये कहना ही पड़ेगा कि किंगडम नाइट की चौंका देने वाली शक्ति बहुत बड़ी थी, विशेषकर उपस्थित युवा अभिजात वर्ग के बीच। भला कौन महान योगदान देकर कुलीन बनना नहीं चाहता था? किंगडम नाइट हर किसी के लिए शुरुआती बिंदु था, लेकिन कुछ लोग शायद अपने पूरे जीवन में कभी इस शुरुआती बिंदु तक न पहुंच पाए। अब यी यून, जो उनसे एक सिर छोटा था, एक किंगडम नाइट बन चुका था। अचानक कई निगाहें यी यून पर टिक गईं, विशेषकर लियू बिग ईयर के पीछे खड़े 6 युवक जो चमकती आंखों से यी यून को देख रहे थे। शब्दों के बिना मार्शल आर्ट का अस्तित्व नहीं होता। इस दुनिया में जहां ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती थी, वहां कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होता था। ये लड़का विशाल जंगल से एक रंगरूट के रूप में आया और उसे पहले ही किंगडम नाइट की उपाधि मिल चुकी थी। मैंने इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों में से इस विशाल पारिवारिक कुल में से चयन किया था और वे सभी केवल जिन लॉन्गवेई के कुलीन वर्ग के थे। तुम दोनों में से ही सेनापति चुन रहे हो। इस विशाल जंगल में योद्धाओं का स्तर आमतौर पर कम होता है, इसलिए कभी कभार कोई प्रतिभाशाली योद्धा मिलना कोई अजीब बात नहीं है। भले ही वे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, हमारे मानकों के हिसाब से हम उन्हें क्लाउड वाइल्डनेस में आसानी से अपने साथ मिला सकते हैं। किंगडम नाइट की उपाधि प्राप्त करना तो बच्चों का खेल होगा। लोग युवांची का इस्तेमाल निजी तौर पर चर्चा करने के लिए करते थे।
कुलीन वर्ग और आम लोगों की सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण वे ही उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। क्लाउड वाइल्डनेस में राज्य के चयन में शामिल अधिकांश लोग केवल संख्या पूरी करने के लिए थे। उनमें से अधिकांश पहले दौर के बाद ही बाहर हो गए, लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य में सभी युवा प्रतिभाओं ने साम्राज्य के चयन में भाग लिया। उनमें से अधिकांश बड़े पारिवारिक कुलों द्वारा पोषित थे और सभी को कुलीन माना जाता था। चयन की लड़ाइयां रोमांचकारी दृश्य थीं, जिनमें लड़ाई के दौर, प्रतिस्पर्धा और दुखद परिणाम देखने को मिले। इसलिए बड़े पारिवारिक समूहों में से जो युवा प्रतिभाएं सबसे अलग दिखीं, उनमें विशेष रूप से श्रेष्ठता की भावना प्रबल थी। उन्हें लगता था कि वे दूसरों से बेहतर हैं। दरअसल उनकी श्रेष्ठता निराधार नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में विशाल निर्जन क्षेत्र के युवा प्रतिभाओं की तुलना मध्य मैदानी क्षेत्रों के प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती थी। देखा तो ये बच्चा क्लाउड वाइल्डनेस से है। तुम्हारा नाम क्या है छोटे भाई? लियो बिग ईयर ने अपनी दाढ़ी छुई और यी यून को मुस्कुराते हुए देखा। मैं यी यून हूँ। यी यून ने अपने हाथों को जोड़कर कहा, ओह। ये यून, लियो बिग ईयर ने सिर हिलाया। दिलचस्प नन्हे बच्चे, भविष्य में हम प्रतिद्वंदी होंगे, लियो बिग ईयर ने बिना किसी औपचारिकता के कहा। बगल में खड़े झांग टैन ने कहा, ऐसा शायद न हो। उथले पानी में अजगर नहीं ठहर सकता। ये यून के रंगरूट प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसके मेरे अधीन रहने की संभावना कम है। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे रोक पाऊंगा। जिन लॉन्ग वेई के उत्कृष्ट योद्धाओं के लिए विशेष व्यवस्था थी। जो योद्धा अपनी असाधारण प्रतिभा से जिन लॉन्ग वेई के कमांडर को चिंतित कर देते थे, उन्हें कमांडर द्वारा विशेष नियुक्तियां दी जाती थीं। ऐसे में झांग टैन ही उनको अपने अधीन नहीं रख पाएगा। लियो बिग ईयर झांग टैन का मतलब समझ गया। उसने अपने बड़े कान हिलाए और अविश्वास भरी नजर से झांग टैन को देखते हुए कहा, बूढ़े झांग, आप तो वाकई बहुत आत्मविश्वासी हैं। हाँ, तुम भी। झांग टैन के शब्दों में बनावटीपन भरा था, जिससे यून अवाक रह गया। ताओ कबीले में झांग टैन बेहद गंभीर दिखता था, लेकिन अब जिन लॉन्ग वेई के शिविर में अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने वह दिखावा करने में भी माहिर था। ऐसा लगता था कि जब सैनिक एक साथ मिलते थे तो वे अपनी टुकड़ी या अपनी खुद की ताकत का प्रदर्शन करते हुए ढींग मारना पसंद करते थे। लेकिन इस तरह की शेखी बघारने से दूसरों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो जाएगी। लियो बिग ईयर बेहद नाराज था। उसने यी यून से कहा, छोटे भाई, जरा आसपास देख लो। जनरल यान के आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लियो बिग ईयर ने यी यून के कंधे पर थपथपाया और उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा। जिन लॉन्ग वेई स्क्वायर काफी बड़ा था, जो 300 मीटर से अधिक की दूरी में फैला हुआ था। चौक के बीचों बीच रखा विशाल ढोल सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली वस्तु थी। ढोल की सतह काली थी। इसे उठाने के लिए लगभग 7 से 8 आदमियों को इसके चारों ओर घेरा बनाना पड़ता था। ढोल को एक ब्रैकेट पर रखा गया था और वह ब्रैकेट 10 मीटर ऊंचा था और काले लोहे का बना था। उसके धातु के खंभे जमीन में गहराई तक धंसे हुए थे। ढोल के सामने एक ऊंचा चबूतरा था। कोई व्यक्ति चबूतरे पर खड़े होकर ढोल बजा सकता था। ढोल बजाने की छड़ी बैंगनी रंग के किसी जानवर की टांग की हड्डी से बनी थी और उसका एक सिरा धातु की जंजीर से ढोल के ब्रैकेट से जुड़ा हुआ था। यह ढोल वाकई बहुत प्रभावशाली था। लियो बिग ईयर ने यी यून की ढोल में रुचि देखी और उसके बगल में खड़े होकर कहा, यह थंडर स्काई ड्रम्स है। मुझे नहीं पता कि तुमने सेनाओं के बीच युद्ध देखे हैं या नहीं। सैनिक एक कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। जब आक्रमण का आदेश दिया जाता है तो एक कुशल ढोल वादक ढोल बजाता है। ढोल की थाप से जोश जगाने का यही अर्थ है। और जब सैनिक पीछे हटते हैं तो एक ढोल वादक घंटे बजाता है। इसीलिए कहावत है, घंटे बजाओ और सेना को पीछे हटाओ। ये थंडर स्काई ड्रम्स हमारी दिव्य राजधानी जिन लॉन्ग वेई का युद्ध ढोल है। युद्ध के दौरान इसे अग्रिम मोर्चे पर लाया जाता है। जब इसे बजाया जाता है तो आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं। जब हमारे सैनिक आक्रमण करते हैं तो उन्हें ढोल की थाप से शक्ति मिलती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और उनकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो ये तो युद्ध का ढोल है। ये यून ने ढोल को ध्यान से देखते हुए अपने गाल को छुआ। मेटल संगीत के युग में युद्धों के लिए ढोल आवश्यक थे। एक कारण था आक्रमण का संकेत देना, दूसरा कारण था सैनिकों का मनोबल बढ़ाना। सेनाओं के लिए एक अच्छे ढोल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण था। लियो बिग ईयर ने आगे कहा, इस थंडर स्काई ड्रम की चमड़ी स्वर्ग के बैल की खाल से बनी है। इस स्वर्ग के बैल में दिव्य पशु कियू बैल का वंश है। इसे एक प्राचीन निर्जन पशु माना जा सकता है। इसकी खाल तलवारों से अप्रभावित और अग्निरोधी है। पुराने समय में दिव्य राजधानी शहर के नगर प्रमुख ने एक स्वर्ग के बैल को मारा था। उन्होंने चमड़े को 10 वर्षों तक घोल में भिगोकर रखा और 10,000 बार फेंकने के बाद इस खाल का उपयोग युद्ध ड्रम की चमड़ी के रूप में किया गया। इस थंडर स्काई ड्रम की हर चोट से एक कंपन उत्पन्न होगा। मजबूत आधार के बिना योद्धा इसे बजाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इसके झटके उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। दिव्य प्राणियों में से एक कियू बैल देखने में बैल जैसा लगता है, लेकिन उसका केवल एक ही पैर होता है और उसकी दहाड़ इतनी भयानक होती है कि कान बहरे हो जाते हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि एक प्राचीन सम्राट ने इसकी खाल का उपयोग ढोल के रूप में किया था और एक गर्जन पशु की हड्डी का प्रयोग किया था, जिससे ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी पर हर जगह सुनाई देती थी और पूरे विश्व को प्रभावित करती थी। लियो बिग ईयर ने थंडर स्काई ड्रम के ब्रैकेट पर थपथपाते हुए गर्व से कहा, कैसा है? क्या आपको ड्रम की भव्यता का एहसास हो रहा है? जब जिन लॉन्ग वेई युद्ध में नहीं होते तो ये थंडर स्काई ड्रम चौक में रखा जाता है। प्रशिक्षण ले रहे जिन लॉन्ग वेई के सदस्य इसे बजाकर गौरव महसूस करते हैं। आमतौर पर शुरुआती दौर का पर्पल ब्लड योद्धा इसे मुश्किल से 1 या 2 बार ही हरा पाता है और उसके बाद थक जाता है। इसका पलटवार सचमुच आपको टुकड़े टुकड़े कर सकता है।
लियू बिग ईयर ने अभिमानी भाव से कहा। प्रस्तावना सुनने के बाद ये यून के मन में जोश उमड़ आया। किसी को नहीं पता था कि वह भारी और मोटी ड्रमस्टिक किस तरह की निर्जीव हड्डी से बनी थी। उसे देखकर ये यून का मन हुआ कि वह उसे उठाकर बजाने की कोशिश करे। वहां देखो, लियू बिग ईयर ने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा। थंडर स्काई ड्रम एक योद्धा के शरीर की सहनशक्ति और ताकत की परीक्षा लेता है, जबकि वह सामने वाला तंत्र एक योद्धा की गति की परीक्षा लेता है। ये यून ने उस दिशा में देखा जहां लियू बिग ईयर ने इशारा किया था और पाया कि थंडर स्काई ड्रम के बगल में एक खाली मैदान था। उस खाली मैदान पर एक विशाल आकृति चित्रित थी। ये संरचना एक विशाल सप्तभुज के आकार की थी। संरचना के ऊपर एक दर्जन जलते हुए ज्वाला के गोले तैर रहे थे। ये गोल गेंदें लाल रंग की थीं और किसी चीज से जुड़ी नहीं थीं। ये हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती थी, जिससे ये उनको दिलचस्पी हुई। हाँ, इन्हें फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल कहते हैं। गहरे समुद्र की खाइयों में विशालकाय ब्लड ऑयस्टर रहते हैं। ये ब्लड ऑयस्टर भयंकर जीव हैं और शार्क को भी निगल सकते हैं। ब्लड ऑयस्टर समुद्र में मौजूद फ्रॉस्ट मेटल की धूल को सोख लेते हैं और उसे अपने भीतर समाहित करके एक धातु का मोती बनाते हैं, जिसे फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल कहते हैं। मुट्ठी के आकार की एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल का वजन 100 पाउंड से भी अधिक होता है और इसका उपयोग हथियार और अन्य जादुई वस्तुएं बनाने में किया जा सकता है। इसकी कीमत बहुत अधिक है। इन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स को देखो, इनमें से प्रत्येक पर एक चिन्ह उकेरा गया है। इस सरणी की शक्ति का उपयोग करके फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स अत्यंत तेज गति से हवा में उड़ सकती हैं। यदि इनमें से एक भी आपके शरीर से टकराती है तो ये गंभीर चोट का कारण बनेगी। यदि आप बदकिस्मत हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लियू बिग ईयर के परिचय के साथ ये यून ने एक दर्जन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स को उदास निगाहों से देखा। ऐसी अफवाहें थी कि पूर्णिमा की रात में एक विशाल सीप समुद्र की सतह पर तैरती है और अपने शरीर को मंद करने के लिए चांदनी का उपयोग करके एक मोती का निर्माण करती है। इसे ही तथाकथित समुद्र के ऊपर चमकीला चांद आंसू बहा रहा है कहा जाता था। यह मोती विशाल सीप के सार का मिश्रण था। यदि इसे चुनकर जड़ी बूटियों के साथ उबालकर पिया जाए तो यह शरीर के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये यून को यह उम्मीद नहीं थी कि जिन लॉन्ग वे शिविर किसी व्यक्ति के शारीरिक कौशल का परीक्षण करने के लिए इस तरह के बहुमूल्य मोती का उपयोग करेगा। खाली मैदान पर बने सप्तभुजाकार विन्यास को देखकर ये यून को इसके सिद्धांत समझ में आ गए। एक योद्धा खाली मैदान पर खड़ा होकर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के हमलों से बचने का प्रयास करेगा। जिसकी गति बेहतर होगी वह उनसे बेहतर तरीके से बच पाएगा। थंडर स्काई ड्रम और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स सरणी योद्धा के दो मूलभूत पहलुओं को परखने वाले परीक्षण थे। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता था कि जिन लॉन्ग वेई के शिविर की विरासत समृद्ध थी। थंडर स्काई ड्रम और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स सरणी दोनों ही अत्यंत मूल्यवान थे। क्लाउड वाइल्डनेस में इन्हें खजाने की श्रेणी में रखा जाता। अध्याय 145 एरे शुरू करें। जब ये यून गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी उसने लाल वस्त्र पहने एक युवक को सप्तभुजाकार संरचना के भीतर खड़े देखा। ये युवक लगभग 14 वर्ष का था और उसने आलीशान कपड़े पहने हुए थे। जाहिर तौर पर वह साधारण परिवार से नहीं था। अरेंज शुरू करो, मैं अपनी चालें चलता हूँ। युवक बेहद आत्मविश्वास से भरा था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स अरेंज, इसे 10 कठिनाई स्तरों से शुरू करो। जैसे ही उस युवक ने ये शब्द कहे उसके बगल में खड़े कुछ अन्य युवक हंस पड़े और बोले, हा, युवा स्वामी जिचांद में तो बड़ी बहादुरी है, सीधे 10 स्तरों की कठिनाई से शुरुआत कर दी। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स का ये समूह खतरनाक है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने सरणी को रोशन कर दिया। सप्तभुजाकार आकृति के बगल में एक पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे के भीतर लाल क्रिस्टलों की पंक्तियां थीं। पंक्ति के साथ साथ क्रिस्टलों का लाल रंग गहरा होता गया और सबसे ऊपरी क्रिस्टल रक्त लाल रंग का था। क्रिस्टलों की 3 पंक्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 10 क्रिस्टल थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 क्रिस्टल थे। लोगों के समूह ने 10 लाल क्रिस्टल जलाए, जिसे कठिनाई स्तर 10 के रूप में भी जाना जाता था। कठिनाई के इस 10वें स्तर में एक योद्धा की 10 बर्फीली धातु की रक्त गेंदों के हमलों के प्रति प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। युवा मास्टर जिचांद की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। जैसा कि कहावत है, नायक कम उम्र से ही पैदा होते हैं। जैसे ही सिस्टम चालू हुआ, फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स तुरंत ही अत्यधिक गति से उड़ने लगी। खून की हर बूंद अपने पीछे एक हल्की लालिमा छोड़ रही थी। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अनियमित रेखाएं बन रही थीं और उन्हें देखना बेहद आकर्षक था। युवक ने गहरी सांस ली और अंदर दौड़ पड़ा। वह युवक एक फुर्तीले तेंदुए की तरह घेरे के भीतर करवटें बदल रहा था। 10 खून के मोती उसकी आस्तीनों को छू भी नहीं पाए। 15 मिनट तक प्रकाशमान रहने के बाद इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई। लाल शर्ट पहने युवक बिना किसी चोट के उस घेरे से बाहर निकल गया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और स्पष्ट रूप से उसमें अभी भी काफी ताकत बची हुई थी। युवा स्वामी जिचांग इतने मजबूत हैं जैसा कि जिन राज्य की सुनान परीक्षा में तीसरे स्थान से उम्मीद थी। बिल्कुल, दक्षिणी परीक्षा में तो प्रतिभाशाली प्रतियोगी ही थे। युवा मास्टर जिचांग का तीसरा स्थान प्राप्त करना उन्हें दूसरों से अलग साबित करेगा। अगर मुझे कहना ही पड़े तो युवा मास्टर जिचांग को तो किंगडम नाइट बना देना चाहिए। जिन राज्य के कुछ युवा उस्तादों ने एक दूसरे की बात दोहराए और एक दूसरे की प्रशंसा की। वे जिन राज्य के युवा उस्ताद थे, इसलिए एक दूसरे की प्रशंसा करना उनके लिए स्वाभाविक था। इन युवा सरदारों की उम्र 13-15 वर्ष थी। बड़े पारिवारिक कुलों के बहुत कम बच्चे 15 वर्ष की आयु के बाद जिन लॉन्ग वे में शामिल होते थे। ये कहा जा सकता है कि वे अपनी जवानी के चरम पर थे, प्रतिभाशाली और साहसी। ये वह दौर था जब वे खुद को दुनिया का केंद्र समझते थे। मैं पूछता हूं, आप में से कुछ लोग, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? कुछ युवा उस्तादों ने पास ही खड़े कुछ युवकों की ओर देखा। इन युवकों की त्वचा खुरदरी थी। उन्होंने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने थे और वे हटे कट्टे थे।
शुरू से अंत तक उन्होंने एक भी मुंह नहीं खोला था और कोने में चुपचाप बैठे रहे थे। उनकी उपस्थिति कमजोर थी, वे काफी बड़े थे, यहाँ तक कि सबसे छोटा भी 17 साल का था। उनमें से कई 20 साल से अधिक उम्र के थे। स्पष्टतः वे विशाल निर्जन क्षेत्र के योद्धा थे। विशाल वन क्षेत्र के योद्धाओं के पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए उनकी साधना की गति जिन राज्य के बड़े पारिवारिक कुलों के युवा गुरुओं की गति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा चुनकी ताया दिव्य राज्य विशाल वन क्षेत्र में राज्य का चयन लगभग कभी नहीं करता था, इसलिए विशाल वन क्षेत्र के इन पुत्रों में से कई 16 वर्ष की आयु के बाद ही जिन लॉन्ग वे में शामिल हो सकते थे। उदाहरण के लिए हु या 18 वर्ष की आयु में जिन लॉन्ग वे में शामिल हो गई। एक योद्धा के लिए कम उम्र का होना एक फायदा था। जब सभी एक ही स्तर और समान शक्ति पर हो तो 14 वर्षीय व्यक्ति स्वाभाविक रूप से 18 वर्षीय व्यक्ति को तुच्छ समझ सकता है। विशाल वन क्षेत्र के योद्धा कुछ दिन पहले ही जिन लॉन्ग वे के शिविर में पहुंच चुके थे। इन कुछ दिनों में उन्हें जिन राज्य के युवा आकाओं द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था। ये उच्च कुल के युवा सरदार स्वाभाविक रूप से एक गुट में संगठित हो गए, जिसे जिन राज्य के युवा सरदारों का गुट भी कहा जाता था। इनकी संख्या अधिक थी और ये शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से विशाल वन क्षेत्र से आए जिन लॉन्ग वे के सदस्य निम्न स्थिति में थे। बैरकों का चयन करते समय जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट ने बैरकों में सबसे अच्छी जगहें हथिया ली और विशाल जंगल के बेटों को कोनों में रहना पड़ा। जब अस्थि अवशेषों का वितरण हुआ तो जिन राज्य के युवा स्वामी गुट को सबसे अधिक अवशेष प्राप्त हुए, जबकि उन्हें सबसे कम। कैंटीन में भोजन के दौरान भी जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट अधिक ऊर्जा वाले महंगे जानवरों का मांस चुन लेता था और कम गुणवत्ता वाले मांस को अपने लिए छोड़ देता था। जनरल यान से मिलने के दौरान जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट ने तुरंत थंडर स्काई ड्रम और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स को घेर लिया और प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए सरणी में प्रवेश किया, जबकि जंगल के पुत्रों को एक तरफ बहिष्कृत कर दिया गया। दरअसल जिन राज्य के युवा मास्टर्स गुट की ताकत को देखकर इस विशाल जंगल के इन बेटों को उनकी ताकत को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उनसे डरते थे। उस विशाल जंगल के पुत्रों के भीतर एक जंगलीपन था। वे विशाल जंगल के कठोर वातावरण में पले बड़े थे, इसलिए उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। ये देखकर कि उन्हें उकसाया गया था, वे इसे और कैसे सहन कर सकते थे। एक सांवला युवक आगे आया। वह लगभग 17 वर्ष का था और दुबला पतला था। उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज थीं। वह किसी विशाल जंगल से आए भेड़िए की तरह लग रहा था। मेरा नाम हिशा है, मैं ब्लैक रॉक जनजाति से हूँ। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हे चुनौती। ये शब्द सुनकर कुछ युवा उस्ताद मुस्कुरा उठे। हम आपको चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप में हमें चुनौती देने की योग्यता नहीं है। ये सब तो बस एक खेल है। जिन स्टेट यंग मास्टर्स फैक्शन के घमंडी शब्दों ने हिशा के माथे की नसें फुला दी। खेल, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हिशा का स्टेज पर जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ब्लैक रॉक ट्राइबल क्लैन में वह शायद सबसे ताकतवर न हो, लेकिन वह सबसे तेज था। ब्लैक रॉक आदिवासी कबीले में उनका उपनाम ब्लैक लाइटनिंग था। अगर बात थंडर स्काई ड्रम को हराने की होती तो शायद वह ऐसा न कर पाता, लेकिन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की श्रृंखला को लेकर वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ऊपर आ जाओ, युवा स्वामी जिचांग ने हिशा की आंखों में घृणा देखकर कहा। चलो इसे साथ मिलकर करते हैं ताकि यह सबसे निष्पक्ष हो। ये कहते हुए युवा स्वामी जिचांग ने तिरछी नजर से यी यून की ओर देखा। यह नजर स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यी यून की बुद्धि तेज थी, इसलिए उसने इसे भांप लिया। यी यून अचानक समझ गया कि युवा स्वामी जिचांग को विशाल वन क्षेत्र से आए राज्य के योद्धा के रूप में अपनी स्थिति पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने विशाल वन क्षेत्र के उन पुत्रों पर दबाव डाला। ताया दिव्य राज्य में रुतबे को बहुत महत्व दिया जाता था। हालांकि वह विशाल जंगल से आया था, लेकिन एक शाही योद्धा के रूप में यी यून का रुतबा एक बड़े परिवार से आने वाले युवा स्वामी जिचांग से कहीं अधिक था। चाहे वो युवा स्वामी जिचांग हो या जिन राज्य के अन्य युवा स्वामी, उनमें से कोई भी सार्वजनिक रूप से यी यून को उकसा नहीं सकता था। यदि वे संघर्ष करते और मारपीट करते तो जांच से साबित हो जाता कि वे अवज्ञाकारी थे, जिससे उन्हें परेशानी होती। अतः उन्होंने यी यून के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का साहस नहीं किया, बल्कि वे क्रोधित थे। इसलिए उन्होंने विशाल वन योद्धाओं पर आक्रमण किया ताकि उन पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकें। यही उनके विचार थे। बड़े खानदानों से ताल्लुक रखने वाले जिन राज्य के युवा सरदारों का गुट, जो ख्याति प्राप्त थे, विशाल जंगल के कुछ बर्बर लोगों के हाथों कैसे हार सकता था। भयंकर लड़ाइयों के बाद भी उन्हें किंगडम नाइट की उपाधि नहीं मिली। ये यून में ऐसी क्या खास बात थी? अगर मैं कहूं कि 10 स्तर की कठिनाई बहुत उबाऊ है, तो आप क्या सोचते हैं? जैसे ही हिशा और युवा गुरु जिचांग सरनी के केंद्र में खड़े हुए, युवा गुरु जिचांग ने अचानक कहा। हिशा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे अचानक एहसास हुआ कि युवा स्वामी जिचांग ने पहले अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसके पास अभी भी बहुत कुछ बाकी था। पहले कमजोर दिखकर प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने से रोकना, फिर उसे लड़ाई में उलझाना और अंत में कठिनाई का स्तर बढ़ाना प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में हराने का एक तरीका था। हिशा तुरंत जिचांग के विचारों को समझ गया। वास्तव में जिस क्षण वह उस घेरे में खड़ा हुआ, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही जिचांग ने कठिनाई को और भी बढ़ा दिया हो, उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। उसे गतिरोध में धकेलने से पहले कमजोर दिखने की एक सरल तरकीब। हालांकि यह चाल सरल थी, लेकिन यह मत भूलिए कि जिचांग 14 साल का बच्चा था, फिर भी वह इतना शातिर था। बड़े पारिवारिक कुलों से आने वाले ये युवा स्वामी साधारण लोग नहीं थे। हिशा ने गहरी सांस ली और उसके झुर्रीदार चेहरे पर युद्ध की भावना झलक उठी। जिचांग के पास अभी भी काफी गुंजाइश थी, लेकिन उसे अपनी चलने फिरने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। ठीक है, हम इसी मैदान में मुकाबला करेंगे। कठिनाई स्तर की कठिनाई शुरू करो। युवा मास्टर जिचांग ने लापरवाही से हाथ हिलाया। जिन राज्य के युवा मास्टर्स गुट का एक सदस्य सरनी के नियंत्रण पैनल के पास खड़ा था।
वह हंसते हुए बोला, युवा मास्टर जिचांग, अगर यह काफी मुश्किल न लगे तो बताएं, मैं आपके लिए और मुश्किलें बढ़ा दूंगा। ये कहते हुए उसने 11वें क्रिस्टल को दबा दिया। भागो भागो भागो। 11 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स आकाश में सीटी बजाते हुए उड़ने लगे। 11वें स्तर में 10वें स्तर की तुलना में एक अतिरिक्त फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल थी और अब वे और भी तेज थीं। अत्यधिक गति के कारण फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से एक तीखी सीटी जैसी आवाज निकली। जिचांग और हेशा ने एक ही समय पर चलना शुरू किया। दोनों बेहद तेज गति से दौड़ रहे थे, जिससे उनकी परछाई पीछे छूट रही थी। लोगों के लिए परछाई और व्यक्ति में अंतर करना मुश्किल था। ये यून बगल में खड़े जिचांग और हेशा को देख रहा था। उनकी हर हरकत ये यून को साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे चल रहे हों। जिनलॉन वेई के कुलीन वर्ग में जगह बनाना आसान नहीं है। ये यून के बगल में बैठे हुए ने बात की। इस यात्रा में उसने बहुत कम शब्द बोले थे। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस हीशा की गति बहुत तेज है और वास्तव में जिचांग से थोड़ी तेज है। यही उसकी प्रतिभा होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हीशा अनावश्यक रूप से बहुत सारी हरकतें करता है, इसलिए उसकी बचाव क्षमता शायद 40% से भी कम है। वहीं जिचांग की बचाव क्षमता 60-70% तक है। गति में मामूली सुधार से इस बड़े अंतर की भरपाई नहीं की जा सकती। जैसे ही ये यून ने ये कहा, जिचांग अचानक चिल्लाया और जोड़ों 12 स्तर की कठिनाई। तेज गति से बचने के बावजूद युवा मास्टर जिचांग अपना ध्यान भटकाते हुए बोलने में कामयाब रहे। उन्होंने घमंडी हंसी। ठीक है। सरनी के नियंत्रण पैनल के पास खड़े व्यक्ति ने 12वें क्रिस्टल को दबाने से पहले एक कुटिल मुस्कान दी। कठिनाई के 12 स्तर। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की सीटी की आवाज तेज होती गई। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल के साथ जिचांग और हीशा पर बहुत दबाव बढ़ गया। हीशा के माथे पर पसीना आने लगा। इसी समय चौक के प्रवेश द्वार पर एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के समूह के भीतर के दृश्य को उत्सुकता से देख रहा था। अध्याय 146, अनिच्छा और दृढ़ता। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लाल चोगा पहना हुआ था। उसके बगल में 14 साल का एक युवक खड़ा था। इस युवक ने उड़ने वाली मछली के आकार का चोगा पहना हुआ था और उसकी कमर पर यांची तलवार बंधी हुई थी। उसका पहनावा यून जैसा ही था। इसका मतलब यह था कि यह युवक भी एक किंगडम नाइट था। अरे, जनरल यान। झांग टैन ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और चौंक गया। वह भी सभी कर्मियों को सावधान होने का आदेश देने ही वाला था कि तभी उस हटे कट्टे आदमी ने हाथ उठाकर झांग टैन को इशारा किया कि वह इसकी घोषणा न करे। झांग टैन केवल सिर हिलाकर ही अपनी प्रतिक्रिया दे सका, क्योंकि अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति हेशा और जिचांग के बीच का मैच देखता रहा। इस पल एक झंझनाहट के साथ एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हीशा की बांह को छूकर निकल गई। कपड़े के फटने की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ जानवर की खाल का एक टुकड़ा हवा में उड़ गया। गेंद के घूमने से उठी हवा ने हाइशा की आस्तीन फाड़ दी थी। जानवर की खाल का टुकड़ा हवा में पूरी तरह से छलनी हो गया, जबकि हीशा की काली बांह से खून बहने लगा। एक साधारण ब्रश से यह परिणाम मिला। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की शक्ति वाकई बहुत प्रबल थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने हीशा के लिए दुख महसूस करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। ये यून ने यह देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, हेशा जिचांग को नहीं हरा पाएगा। अगर वह जिद करता रहा तो उसे निश्चित रूप से चोट लगेगी। जितनी जल्दी वह हार मान ले उतना ही अच्छा है। दरअसल ये स्पष्ट था कि कौन बेहतर था। हाइशा का आधार भले ही बेहतर हो, लेकिन उसकी तकनीकें जिचांग से कहीं घटिया थीं। आगे प्रतिस्पर्धा करने का कोई अर्थ नहीं था। ये यून को तो ये भी संदेह था कि जिचांग 13वें स्तर की कठिनाई को संभाल सकता है। ये स्पष्ट था कि हीशा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और कुछ देर बाद वह फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल की चपेट में आ गया। आमतौर पर जब फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की श्रेणी में मौजूद कोई योद्धा यह महसूस करता है कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, तो वह रुकने के लिए चिल्लाता है। आगे बढ़ने का प्रयास करने पर उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वास्तविक जीवन की लड़ाई और जीवन मरण के युद्धों का अनुकरण करने के लिए जिनलॉन वेई ने रक्त मोतियों की आक्रमण शक्ति को बहुत अधिक रखा था। एक बार भी लगने पर गंभीर चोट लग सकती थी। जिनलॉन वेई में प्रशिक्षण के दौरान ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां दुर्भाग्यवश फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर सरनी में एक सैनिक की मृत्यु हो गई थी। अपनी चोट के बावजूद डटे रहकर हीशा मानो तलवार की नोक पर नाच रहा था। किसी भी दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसके सिर या आंखों जैसे कमजोर स्थानों पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से हमला हो सकता है। इसके परिणाम भयावह होंगे। एक और झटके के साथ एक दूसरी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हाइशा के कंधे को छूते हुए गुजरी और उसकी खाल को फाड़ दिया। यह प्रहार ज्यादा गंभीर था क्योंकि टकराने के कारण फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल की दिशा बदल गई। हाइशा का कंधा तुरंत फट गया। हेशा से परिचित विशाल जंगल के पुत्रों ने नम आंखों से देखा। भाई हेशा, ये युवक और पुरुष जवान नहीं थे। हेशा को ऐसी विकट स्थिति में देखकर उन्होंने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि वे कांपने लगीं। 2 चोटों के बावजूद हीशा ने दांत पीसते हुए और दर्द सहते हुए हिम्मत नहीं हारी। उसने फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। विशाल जंगल को छोड़कर आने वाले लोग युद्ध में हार सकते थे या युद्ध में मर सकते थे, लेकिन वे हार स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसने ब्लैक रॉक जनजाति के बहुत सारे संसाधनों का उपभोग कर लिया था। उसकी जनजाति ने भोजन के कुछ अंश बचाकर रखे थे ताकि वे उन्हें संसाधनों के बदले में दे सके और उसका विकास कर सके। वह विशाल जंगल को छोड़कर जिनलॉन वेई में प्रवेश कर चुका था। वह ब्लैक रॉक जनजाति के असंख्य लोगों की आशाओं के बोझ तले दबा हुआ था। वह ब्लैक रॉक आदिवासी कबीले के लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता था। वह यहाँ कैसे हार मान सकता था?
मैं हार स्वीकार करता हूँ कहकर घेराबंदी से बाहर कूद जाना आसान था, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे। जब से उसने विशाल जंगल छोड़ा था तब से उसे तिरस्कृत किया गया था, नीचा दिखाया गया था और दबाया गया था। और अब यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां वह खुद को साबित कर सकता था। हो सकता है कि वह शारीरिक शक्ति के मामले में हार गया हो, लेकिन साहस के मामले में वह हार नहीं सकता था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसमें बड़े पारिवारिक परिवारों के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता कैसे होगी। विशाल वनक्षेत्र के योद्धा अत्यंत उत्तेजित थे। मध्य मैदानों में उनका पहला प्रवेश किसी बच्चे के गांव से शहर में आने जैसा था। वे अपने साथ अज्ञानता, झिझक, अपने कबीले की आशा और विजयी वापसी के सपने लेकर आए थे। वे अकेले खड़े थे, उनके पास बहुत कम शक्ति थी, उन धनी युवा स्वामियों के सामने जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमताएं उनसे कहीं अधिक थी। कीशा के दृढ़ संकल्प ने विशाल जंगल के पुत्रों के दिलों में सहानुभूति की भावना जगा दी। लेकिन यह व्यवस्था क्रूर थी। ये लोगों की इच्छाओं के कारण नहीं बदलती थी। कीशा के दूसरे हाथ पर भी खरोंच आ गई थी। इस समय तक हीशा को 3 घाव लग चुके थे। जिचांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि वह जानता था कि हीशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चौथा घाव। इस क्षण फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की सीटी की आवाज, युवा स्वामी गुट की हंसी, विशाल जंगल के पुत्रों की प्रत्याशा, सब गायब हो गए। हीशा ने मुंह भर ताजा खून उगला और उसका शरीर उड़ गया। 5वीं फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल ने उसकी छाती की मांसपेशियों को चीर दिया था, उसकी पसलियों को तोड़ दिया था और वह उसकी छाती में धंस गई थी। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स शरीर से टकराने पर अपनी गति कम कर लेते थे, लेकिन इससे पसलियों के गंभीर फ्रैक्चर जैसी चोटें नहीं रुकती थीं। यही जिन लॉन वेई के प्रशिक्षण की क्रूरता थी। जैसे ही वह बाहर निकला, हीशा ने सहज ही अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हीशा की जांघ पर लगी, जो लगभग उसे भेद ही गई थी। जिन लॉन वेई के शिविर में भर्ती हुए सैनिकों में कई चोटें आईं, जिनमें मृत्यु दर 2-3% थी। रुको, लियू बिग ईयर चिल्लाया और सरनी तुरंत रुक गई। कुछ डॉक्टर तुरंत हीशा का इलाज करने के लिए दौड़ पड़े। हीशा की चोटें गंभीर थीं। बेहतरीन दवाइयों के बावजूद भी उसे 4 से 5 दिन बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा। जिचांग ने हीशा की ओर देखा और उसके होंठ एक चाप के आकार में मुड़ गए। उसने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसके माथे का पसीना तुरंत सूख गया। उसने अपनी कलाई रगड़ते हुए कहा, अभी भी कुछ गति बाकी है। अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास तकनीक की कमी है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस विशाल जंगल में पारंपरिक तकनीकें बहुत कम हैं और तुम बहुत सी तकनीकें नहीं सीख सकते। इसलिए ज्यादातर समय तुम ताकत और शारीरिक बल के दम पर ही मुकाबला करते हो। अगर आपका मुकाबला ऐसे ही बर्बर लोगों से होता तो स्वाभाविक रूप से आपको फायदा होता, लेकिन जब आपका सामना मार्शल आर्ट में माहिर किसी व्यक्ति से होता है तो आप टिक नहीं पाएंगे। जिचांग ने कुछ सुझाव दिए। ये सुनकर जिन राज्य के युवा गुरुओं के गुट ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। युवा गुरु जिचांग की सलाह एकदम सटीक है। सचमुच हाइशा तकनीक के कारण हार गई, लेकिन इस विशाल जंगल में तकनीकें बहुत कम होती हैं। जिन राज्य के युवा गुरुओं के गुट ने भी यही बात दोहराई। क्या इस विशाल जंगल के कोई पुत्र ऊपर आने को तैयार है? जिचांग ने ये पूछते हुए मिलीजुली भावनाओं के साथ यी यून की ओर देखा। दरअसल यी यून ही उसका अंतिम लक्ष्य था। तो क्या हुआ अगर उसने हीशा के ऊपर से कदम रख दिया? यी यून एक किंगडम नाइट था। एक किंगडम नाइट को कुचलकर आगे बढ़ना राहत की बात होती। तुम किंगडम नाइट क्यों हो, मैं क्यों नहीं? मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है और मैं जानबूझकर तुम्हारे चेहरे पर वार करूंगा। केवल जिचांग ही नहीं, बल्कि विशाल जंगल के कई पुत्र भी यी यून को देख रहे थे। हालांकि जिचांग की उकसाहट के विपरीत विशाल जंगल के इन पुत्रों ने यी यून को एक प्रकार की प्रत्याशा के साथ देखा। वे सभी हार गए थे, यहाँ तक कि सबसे तेज धावक हीशा भी जिचांग से हार गया था, इसलिए वे काम के नहीं थे। उनकी एकमात्र उम्मीद यी यून थी, जो उन्हीं की तरह विशाल जंगल से बाहर आई थी। एक किंगडम नाइट होने के नाते वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हीशा की छाती में कई चोटें आई थीं, जिससे काफी खून बह गया था। हालांकि स्ट्रेचर पर हौंकते हुए भी हीशा ने बड़ी मुश्किल से यी यून की ओर देखा। यी यून ने शांत भाव से हीशा की आंखों में देखा। हालांकि वह हीशा को जानता नहीं था और उससे कभी बात भी नहीं की थी, फिर भी यी यून को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। एक योद्धा को यही सम्मान मिलना चाहिए था। आखिरकार यी यून उस विशाल जंगल से आया था। भले ही उसका उस विशाल जंगल से कोई गहरा जुड़ाव न हो, लेकिन वह उस विशाल जंगल के इन पुत्रों से कुछ हद तक मिलता जुलता था। वह उस विशाल जंगल के लोगों के धैर्य और पीड़ा को देख सकता था, ठीक उसी तरह जैसे जियांग शियाओरू ने दृढ़ता से संघर्ष किया था। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब वे अपने विशाल जंगली परिवेश के कारण कम आत्मसम्मान से पीड़ित नहीं होंगे, बल्कि इसे सम्मान के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये सोचकर यी यून सरनी की ओर चल पड़ा। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, यी यून ने हल्के स्वर में कहा। जिचांग बेहद खुश था। वह जोर से हंसा। एक किंगडम नाइट के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत बड़ा सम्मान है। जिन राज्य के युवा मास्टर्स गुट में उत्साह का माहौल था, वे अंततः देख सकते थे कि तथाकथित विशाल वन्य साम्राज्य का योद्धा कितना शक्तिशाली हो सकता है। किसी योद्धा के ऊपर से गुजरना वाकई सुखद अनुभव होगा। क्या आपको आराम करने की जरूरत नहीं है? युवा स्वामी ने युवा स्वामी जिचांग से पूछा। किंगडम नाइट, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये तो बस एक वार्म अप था, इसलिए मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। और आपको वार्म अप करने की जरूरत है क्या? जिचांग ने अपने शब्दों में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया। दोनों के बीच जैसे को तैसा वाली लड़ाई थी। दिलचस्प। इस समय यान मेंगलोग अचानक हंस पड़ा। उसके आने के बाद से जिन लॉन्ग वेई के किसी भी रंगरूट ने उसे पहचाना नहीं था। अगर ऐसा होता तो जिचांग इतना शोर मचाने की हिम्मत नहीं करता। यह आवाज सुनकर जिचांग लड़खड़ा गया। यान मेंगलोग के पहनावे को देखकर उसने तुरंत यान मेंगलोग की पहचान कर ली।
उसने तुरंत मुट्ठी बांधकर जवाब दिया, मैं छोटा जिचांग हूँ, जनरल यान को नमस्कार। जनरल, मुझे मेरी इस सार्वजनिक जल्दबाजी के लिए क्षमा करें। यान मेंगलोग के सामने जिचांग ने चापलूसी या अहंकार दिखाए बिना शालीनता बनाए रखी। यान मेंगलोग हंसते हुए बोला, जवान और जल्दबाज होना और झगड़ालू होना शायद बुरी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी सेना युद्ध के मैदान में पूरी तरह आज्ञाकारी हो, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान किसी की आज्ञा का पालन न करे। युद्ध करना अच्छी बात है। चूंकि आज आप लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो मैं इसमें कुछ रोमांच जोड़ देता हूं। इस मुकाबले में कोई भी भाग ले सकता है। जो भी सबको हराकर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे दिव्य राजधानी के सर्वोच्च श्रेणी के शस्त्रागार में प्रवेश करने और 2 हथियार चुनने की अनुमति दी जाएगी। आप जो चाहें ले जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 वीरान हड्डियों के अवशेष भी दूंगा। यान मेंगलोग के ये शब्द कहते ही वहां मौजूद युवा योद्धाओं के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। दिव्य राजधानी के शीर्ष श्रेणी के शस्त्रागार में प्रवेश करना और 2 हथियार चुनना और 2 वीरान अस्थि अवशेष। दिव्य राजधानी का सर्वोच्च श्रेणी का शस्त्रागार अत्यंत उच्च कोटि का था और उत्कृष्ट कारीगरी से निर्मित हथियारों से भरा हुआ था। ये हथियार बहुमूल्य सामग्रियों से बने थे और उन पर उत्कीर्ण मंत्रों के कारण अमूल्य थे। जनरल यान के बगल में खड़ा किशोर भी दिलचस्पी दिखा रहा था। कई लोगों ने उस किशोर पर ध्यान दिया। वह जनरल यान के साथ आया था और उसने उड़ने वाली मछली का चोला पहना हुआ था। इसका मतलब था कि वह एक किंगडम नाइट था, जिससे उसका कद असाधारण लग रहा था। हथियार, वीरान अस्थि अवशेष। उस दृश्य में ये युन ने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। यह उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। यानची कृपान जिन लॉन्गवेई का मानक हथियार था, इसलिए गुणवत्ता और अन्य पहलुओं के लिहाज से यह उत्कृष्ट नहीं था। अध्याय 147, युवाओं को बेरोकटोक रहना होगा। ये युन के सामने युवा स्वामी जिचांग का युद्ध कौशल कहीं अधिक प्रबल था। जिचांग ने भी यही सोचा। युद्ध शुरू करो। 12 स्तरों की कठिनाई के बारे में स्वामी किंगडम नाइट क्या सोचते हैं। हालांकि उनकी वाणी सम्मानजनक थी, लेकिन युवा स्वामी जिचांग की युन को देखने का अंदाज चुनौती से भरा था। विशाल जंगल के निवासी तकनीक में कमजोर थे, इसलिए भले ही इस हटे कट्टे युन के शारीरिक गुण इतने प्रबल हो कि उसे राज्य का योद्धा बना दिया गया हो, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 12 स्तर की कठिनाई। ये युन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ये कठिनाई कुछ भी नहीं थी। जिंग स्टेट यंग मास्टर्स फैक्शन के एक युवा मास्टर ने 12वें क्रिस्टल को दबाने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। उस विशाल जंगल के सभी पुत्रों ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली और चिंता और उम्मीद भरी निगाहों से ये युन की ओर देखने लगे। ट्वांग, 12 बर्फीली धातु के रक्त के गोले उल्कापिंडों की तरह दहाड़ते हुए ये युन और जिचांग पर टूट पड़े। जिचांग की आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा और अपनी अचूकता से हवा में इधर उधर उछलते हुए अपने पीछे परछाइयों की एक श्रृंखला छोड़ता चला गया। उड़ने वाले 12 क्रिस्टलों में से एक भी जिचांग की कमीज को नहीं छू सका। जिचांग की हरकतें इतनी तेज थीं कि उसका शरीर मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। इसके विपरीत ये युन ने बहुत कम हरकतें की। शुरू से अंत तक वह लगभग हिला भी नहीं और एक ही जगह पर खड़ा रहा। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की एक के बाद एक बूंदें उड़ती रहीं, लेकिन ये युन या तो अपने हाथ ऊपर उठाता, मुड़ता या अपने पैर हिलाता रहा। उसका शरीर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर परछाइयों की एक श्रृंखला बन रही थी। उन अंधेरों में ये युन हिल रहा था या नहीं, ये बताना मुश्किल था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स ये युन के शरीर से चिपकी रहती थी, लेकिन उसे कभी लगती नहीं थी। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के घूर्णन से उत्पन्न बलवाता हुआ पवन ऊर्जा भी ये युन द्वारा सटीक रूप से परिकलित किया गया था। हालांकि यह पवन ऊर्जा तीव्र थी, फिर भी यह ये युन के उड़ने वाली मछली के वस्त्र को फाड़ नहीं सकी। उड़ने वाली मछली के आकार के चोगे के नीचे उसने अभी भी बहने वाले पारे का गाउन पहन रखा था, जो भारी था और उसकी गतिविधियों को सीमित करता था। ये युन चाहे कितना भी फिट क्यों न हो, उसके लिए फ्लोइंग मरकरी गाउन से प्रभावित न होना असंभव था। अगर गति की तुलना की जाए तो वह जिचांग के सामने कहीं नहीं टिकता। वह बस अपनी गति की सीमा के भीतर अपनी चकमा देने की क्षमता को चरम सीमा तक ही बढ़ा सकता था। अगर जिचांग की चकमा देने की क्षमता 60-70% थी, तो ये युन की क्षमता 95% से ऊपर होगी। ये युन वहीं खड़ा रहा, जिससे लोगों को यह आभास हुआ कि फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स जानबूझकर ये युन से बच रहे थे। क्या हुआ? विशाल जंगल के पुत्र अचंभित और भ्रमित होकर देखते रह गए। लेकिन जिंग स्टेट यंग मास्टर्स गुट इसका मतलब समझ गया था। उनके चेहरे तुरंत बिगड़ गए। अरे, इतनी सूक्ष्म बारीकी! पास ही में यान मेंगलोग की आंखें चमक उठी। ये युन ने सूक्ष्मता की तकनीक को अच्छी तरह से निखार लिया था। यान मेंगलोग के अनुसार ये युन सूक्ष्मता के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था और छोटी सफलता के चरण से पहले संक्रमणकालीन अवस्था में था। 12 वर्ष के बच्चे के लिए इस स्तर तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। क्या ये सिर्फ शुरुआती चरण है? झांग टेन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए ये युन को हैरानी से देखा। उसने ये युन और ताओ यूनिक्सियाओ के बीच की लड़ाई देखी थी। ताओ यूनिक्सियाओ ने पैतृक कलाकृति की ऊर्जा का उपयोग किया था, फिर भी वह ये युन की आस्तीन को छू भी नहीं सका था। उस समय ये युन की सूक्ष्मता तकनीक कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वह खुद को रोक रहा है। बस फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की गति लगातार बढ़ती जा रही थी और जिचांग बार बार उनसे बच रहा था। जिचांग उन्हें संभाल तो सकता था, लेकिन उसने देखा कि ये युन बिना ज्यादा हिले डुले हमलों से बच रहा था। ध्यान भटकने के कारण जिचांग का चेहरा बिगड़ गया और लगभग उसके सिर पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से चोट लगी गई थी। उन्होंने पहले कहा था कि विशाल जंगल के योद्धाओं में तकनीक की कमी है, लेकिन ये युन के आगमन ने उनकी इस बात को करारा जवाब दे दिया। सूक्ष्मता की अद्भुत तकनीक, ये कैसे संभव हो सकता है? सूक्ष्मता किसी भी गतिविधि कौशल की सर्वोच्च उपलब्धि थी। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उत्कृष्ट बोध क्षमता का होना आवश्यक था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे प्रशिक्षित किया जा सके।
एक और मुश्किल जोड़ो, जिचांग चिल्लाया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। सरनी नियंत्रण संभाल रहे जिन राज्य के युवा स्वामी ने मिली जुली भावनाओं के साथ 13वें क्रिस्टल को दबाया। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल ऊपर उड़ी और सरनी में शामिल हो गई। 13 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के साथ गति और भी तेज हो गई। हवा में गूंजती कान फाड़ देने वाली आवाजें कांच पर खरोंच जैसी थीं। जैसे ही किरणें गुजरी, वे अनगिनत रेखाओं में तब्दील हो गईं, जिन्होंने एक पिंजरा बना लिया और ये यून और जिचांग को घेर लिया। ये यून ने अपनी भौहें सिकुड़ी। 13वें स्तर के कठिनाई स्तर में वह बहुत दबाव महसूस कर रहा था। बहते हुए मरकरी गाउन का उनकी गति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी ये यून ने बहते पारे के गाउन पर बंधन को कम नहीं किया। दबाव ने उसे एक प्रेरक शक्ति प्रदान की, इसलिए वह खुद को अपनी सीमा तक धकेलना चाहता था। उसे लिन शिंटो के वे शब्द याद आ गए थे जो उसने उसे बहते हुए पारे का गाउन देते समय कहे थे। आप सूक्ष्मता की छोटी सफलता की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी आपको बहुत आगे जाना है। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता की अवस्था आपको स्वयं सीखनी होगी। यदि कोई आपको सिखाएगा तो वह अवस्था आपकी नहीं होगी। ये बहता हुआ बुद्ध गाउन आपकी शक्ति बढ़ाने में सहायक होगा और सूक्ष्मता आंदोलन तकनीक की बड़ी सफलता की अवस्था तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। अपनी क्षमताओं को चरम सीमा तक धकेलते हुए ये यून को यह एहसास हुआ कि यदि वह बहते हुए पारे के वस्त्र को पहने हुए सूक्ष्मता की छोटी सफलता की अवस्था तक पहुंच सकता है, तो जब वह बहते हुए पारे के वस्त्र को उतार देगा तो वह संभवतः सूक्ष्मता की बड़ी सफलता की अवस्था की दहलीज पर होगा। इसलिए ये यून ने खुद को अपनी सीमा तक धकेलना जारी रखा। चूंकि वह अपनी गति को और अधिक नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए ये यून को अपनी चकमा देने की क्षमता पर निर्भर रहना पड़ा। वह अपनी क्षमता को लगभग 100% तक बढ़ा रहा था। अरे, उसकी गति अच्छी नहीं है। जिचांग को अचानक एहसास हुआ कि ये यून की गति तेज नहीं थी, और गति की सीमाओं के कारण उसके लिए 13वें स्तर से नीचे चलना मुश्किल था। भले ही ये यून के पास बेहतरीन तकनीक हो, लेकिन तेज गति के बिना वह कोई भी शानदार तकनीक नहीं दिखा पाएगा। देखा, ये लड़का अजय नहीं है। उसकी तकनीक तो अच्छी है, पर उसकी गति धीमी है। इतने विशाल जंगल से ऐसा अजूबा कैसे हो सकता है? चूंकि तुम धीमे हो तो शायद मेरी सीमा तुमसे ज्यादा बुरी नहीं है। यह महसूस करते ही जिचांग ने अपने लड़ने के जज्बे को फिर से जगा लिया। जिचांग की सहनशीलता का स्तर 13वां स्तर ही था। अगर वह और कुछ जोड़ता तो खतरनाक हो जाता। 14वें स्तर की कठिनाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से टकराने पर गंभीर चोट लगती थी। मेरे शरीर की गति तेज है। 14वें कठिनाई स्तर पर मैं थोड़ी देर तक टिक पाऊंगा। मैं उससे नहीं हारूंगा। जिचांग ने मुट्ठी भींच ली। वह हार नहीं सकता था। उसने पहले ही इतना कुछ कह दिया था, तो वह कैसे हार सकता था? जिन राज्य के युवा शासकों को अपनी शान का पूरा ख्याल था। इसके अलावा जनरल यान ने इनाम का वादा भी किया था। एक और लेवल जोड़ो, लगातार चकमा देते हुए जिचांग ने मुश्किल से कहा। यह सुनकर सरनी के नियंत्रणों को संभालने वाले युवा मास्टर की धड़कन रुक गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने 14वें क्रिस्टल का बटन दबाया। विंग, खून की एक और बूंद हवा में उड़ गई। उसकी तीव्र गति के कारण चौक के भीतर एक बवंडर सा आ गया था। तेज हवा के झोंकों के बीच ये यून ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। दबाव, उन्हें एक बार फिर दबाव महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सीमाओं के कगार पर है, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय उस पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से हमला हो सकता है। तेज रोशनी के बीच ये यून ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके उसके आसपास जो कुछ घट रहा था वह और भी स्पष्ट हो गया। ये यून ने अपने शरीर का उपयोग करके फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के प्रक्षेप पथ को महसूस किया, जिससे उसका शरीर सहज प्रतिक्रिया करने लगा। इससे उसकी चकमा देने की क्षमता में वृद्धि हुई। अरे, फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की ताकत को महसूस करने के लिए आंखें बंद करके उनसे बचना। क्या ये बच्चा सच में ऐसा कर सकता है? ये तो सूक्ष्म कुशलता की छोटी सी सफलता है। ये यून को आंखें बंद करने की हिम्मत करते देख यान मेंगलोव उत्सुक हो गया। वह ये यून के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। झांग टैन, तुमने कहा था कि इस बच्चे में पूर्व से आई बैंगनी वायु की शक्ति है, और मुझे लगा कि यह महज संयोग है, लेकिन लगता है कि उसकी बोध क्षमता दूसरों से कहीं अधिक है। उसे किंगडम नाइट की उपाधि बिल्कुल सही मिली है। यान मेंगलोव ने तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। झांग टैन मुस्कुराए और बेहद खुश थी। यान मेंगलोव द्वारा उनके द्वारा चुने गए सैनिक की प्रशंसा से उन्हें गर्व महसूस हुआ। यान मेंगलोव ने उड़ती हुई मछली के आकार का चोला पहने युवक की ओर देखा और पूछा, जिजुन, तुम ये यून के बारे में क्या सोचते हो? इस युवक का नाम जिजुन था और वह जन्म से ही चमकीली आंखों और सफेद दांतों वाला था। उसने कहा, उसके लिए इतने विशाल जंगल से इस मुकाम तक पहुंचना वाकई कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक सूक्ष्म कुशलता की बात है, मैं भी उसे जानता हूं, और मेरी गति उससे कहीं ज्यादा तेज है। किंगडम नाइट होने के नाते वह युवा और महत्वाकांक्षी था, इसलिए जिजुन आसानी से किसी को भी स्वीकार नहीं करता था। यान मेंगलोव दिल खोलकर हंसा। उसे जिजुन का स्वभाव पसंद आया। युवाओं को बेरोकटोक रहना होगा। युवा स्वाभाविक रूप से किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे, तभी यान मेंगलोव को जीवंतता का अनुभव होगा। यान मेंगलोव को एक ऐसी सेना की आवश्यकता थी जो जीवंतता और आत्म सुधार से भरी हो। इस समय तक जिचांग सरनी में अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वह सचमुच हार मान लेना चाहता था। इससे पहले एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल ने उसकी आस्तीन को खरोंच दिया था। ये यून के माथे पर पसीना देखकर ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल उस पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से हमला हो जाएगा। वह आखिरी चरण में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने दांत पीसकर दृढ़ता से आगे बढ़ना जारी रखा। बस थोड़ी देर और मैं जीत जाऊंगा। मैं राजा बनना चाहता हूं। मैं आधे रास्ते में कैसे हार मान सकता हूं? मुझे 14वें स्तर को पार करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उससे ज्यादा देर तक टिके रहना है।
उसकी गति धीमी है और वह बचने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वह हर बार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। आखिरकार वह गलती करेगा। जिचान खुद को समझाता रहा और अपना आत्मविश्वास बढ़ाता रहा, लेकिन हर बार जब यून किसी अपरिहार्य स्थिति में फंसता हुआ प्रतीत होता तो वह सुरक्षित बच निकलता। यह ऐसा था जैसे कोई बाल किसी चट्टान को थामे हुए हो, भले ही ऐसा लगता था कि बाल टूटने ही वाला है, पर वह टूटता नहीं था। जिचान पागल हो रहा था। जैसे जैसे जिचांग और अधिक परेशान होता गया और अपनी सीमा के करीब पहुंचता गया, एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल जिचांग की जान को छूकर निकल गई। पुआ! जिचांग की जान से मांस का एक टुकड़ा फटकर अलग हो गया और खून के छींटे उड़ गए। जिचांग ने जोर से सांस ली और उसका शरीर लड़खड़ा गया। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल सीधे उसकी छाती की ओर बढ़ रही थी और जिचांग अब इस हमले से बच नहीं सका। जब उसने अपनी बाहों को क्रॉस करके उसे रोकने की कोशिश की तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जिचांग का शरीर हवा में उछल गया। उसका दाहिना हाथ, जिसने फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल को रोका था, टूट गया था। इसी क्षण एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल जिचांग के पेट की ओर बढ़ी। जिचांग ने अपने पेट की मांसपेशियों को कस लिया, फिर भी वह बॉल उसकी त्वचा को भेदते हुए उसके पेट में जा घुसी। लगातार मार पड़ने से जिचांग खून की उल्टी करते हुए जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। अध्याय 148, युवा स्वामी जिजुन। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से जिचांग को गंभीर रूप से घायल होते देख जिन स्टेट यंग मास्टर्स फैक्शन स्तब्ध रह गया। उस विशाल जंगल से निकले एक सुंदर लड़के ने वास्तव में युवा स्वामी जिचांग को हरा दिया था। हालांकि उन्होंने यीयून को एक सुंदर लड़के के रूप में उपहास किया, लेकिन क्या वे खुद एक सुंदर लड़के से भी बदतर नहीं थे? उन्होंने विशाल जंगल के लोगों का उपहास किया क्योंकि वे कोई तकनीक नहीं जानते थे और केवल शारीरिक बल का प्रयोग करते थे। लेकिन यीयून की सूक्ष्म कुशलता ने उनके चेहरों पर करारा प्रहार किया। संरचना रोको! जिन राज्य के युवा स्वामी गुट ने चिल्लाकर कहा। एक युवा स्वामी ने तुरंत रणनीति रोक दी। यीयून, जो पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था, रणनीति रुकने के बाद ही होश में आया। आंखें खोलकर उसने देखा कि जिचांग पहले ही उड़कर जा चुका था। क्या ये समाप्त हो गया? कितना अफसोस की बात है। मुझे अभी अभी एक अंतर्दृष्टि मिली थी और फिर वह गायब हो गई। हालांकि यीयून को व्यवधान से कोई क्रोध नहीं आया, लेकिन उन्होंने पाया कि फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर सरनी उनकी गति तकनीकों के अभ्यास के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। फ्लोइंग मरकरी गाउन के साथ यीयून को विश्वास था कि सूक्ष्मता के उच्च स्तर तक पहुंचने में उन्हें अधिक समय नहीं लगेगा। फ्लोइंग मरकरी गाउन के साथ मैं अपनी क्षमताओं की चरम सीमा तक पहुंच जाऊंगा। चाहे मेरी चाल ढाल हो या अन्य पहलू, उनमें बेहद तेजी से सुधार होगा। यीयून जब ये सोच रहा था, तभी उसने देखा कि जिन राज्य के कुछ युवा उस्ताद जिचांग की ओर दौड़ रहे हैं। युवा स्वामी जिचांग, क्या आप ठीक हैं? जिचांग खून से लथपथ था। उसके पेट में एक बड़ा छेद था। पहले वह देखने में आकर्षक लगता था, लेकिन अब उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था और वह भयानक दिख रहा था। इस तरह की चोट खासकर बाहों में लगने पर ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। ये लड़का, जिचांग बेहोश नहीं हुआ था। यीयून से हारने पर वह व्याकुल हो गया था। अब वह यीयून के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यीयून उससे ज्यादा मुश्किल में होने के बावजूद आखिर में उससे हार क्यों गया। इतनी गंभीर चोट लगना उचित नहीं था। आधे महीने तक प्रशिक्षण न कर पाना और भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए घावों की उचित देखभाल न कर पाना, ये सब जिचांग की भविष्य की उपलब्धियों को भी प्रभावित कर सकता था। जिचांग निराश था। वह मैच हार चुका था और अपनी इज्जत भी गंवा बैठा था। उसे तो जंगल के एक बच्चे ने कुचल दिया था। हा। यान मेंगलोग हंसते हुए बोला, शाबाश यीयून, तुम किंगडम नाइट की उपाधि के योग्य हो। तुम विशाल जंगल के योद्धा भी महान पुरुष हो। यान मेंगलोग ने विशाल जंगल के पुत्रों की प्रशंसा की। इस प्रशंसा को सुनकर विशाल जंगल के पुत्र लगभग भावुक होकर रो पड़े। वे पिछड़े इलाकों से आए थे और उन्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, विशेष रूप से डिवाइन कैपिटल के जिनलॉन्गवेई के नेता जनरल यान की। हालांकि यह स्वीकृति यीयून को मिली थी, फिर भी उन्हें गर्व और खुशी का अनुभव हुआ। भाई ये बहुत बढ़िया। भाई ये, भविष्य में हम सब आपका अनुसरण करेंगे। भले ही हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं न हो, लेकिन हमारे पास कुछ ताकत है, कृपया इसे स्वीकार करें। विशाल वन क्षेत्र के कुछ पुत्रों ने यीयून से कुछ कहा। यीयून उनकी आंखों में सच्चाई देख सका। यान मेंगलोग ने आगे कहा, यीयून, तुमने यह मैच जीत लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हथियार और अस्थि अवशेष प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम सब में पहले स्थान पर रहो। ये कहते हुए यान मेंगलोग ने जिजुन की ओर देखा। वह जानता था कि प्रोत्साहन के बिना भी जिजुन मंच पर यीयून के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। यह जिजुन का स्वभाव था। जब उसका सामना किसी विशेषज्ञ से होता, विशेषकर अपनी ही उम्र के किसी विशेषज्ञ से, तो वह लड़ने के जज्बे से भर उठता था। वह अपनी इस इच्छा को दबा नहीं पाता था। अपने समकक्ष से लड़ना जीवन का एक बहुत बड़ा सुख था। निश्चित रूप से जिजुन बाहर निकल गया। कई लोगों ने पहले ही उनके उड़ने वाली मछली के आकार के वस्त्र को देख लिया था। मैं सोन जिजुन हूं और जिंग राज्य के सोन परिवार से आता हूं। मैंने राज्य की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। मुझे सीधे प्रशिक्षण के लिए जिनलॉन्गवेई भेजा गया था, इसलिए मैं आप में से अधिकांश लोगों से परिचित नहीं हूं। ये हमारी पहली मुलाकात है। सोंग जिजुन ने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया। यीयून समझ गया कि उसे उसके परिवार ने भेजा है। जिनकी क्षमता को मान्यता नहीं मिली थी, उन्हें परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन जो लोग मजबूत थे उन्हें सीधे ही काम पर लगा दिया गया। यहाँ तक कि बड़े खानदानों के कुछ बेटों को भी जिनलॉन्गवेई में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उनके पास कई विकल्प थे। कुछ ने सैन्य वातावरण के कारण जिनलॉन्गवेई में प्रवेश किया। सेना में कठोर प्रशिक्षण और जीवन मरण की लड़ाइयां होती थीं। परिवार के कुलों के नेता इन्हें बहुत महत्व देते थे। तो ये है सोंग जिजुन।
सोन परिवार के युवा गुरु जिजुन। ये सुनान शहर के एक प्रसिद्ध युवा गुरु हैं। सोन परिवार की युवा पीढ़ी में भी ये शीर्ष विशेषज्ञ हैं, इसीलिए इन्हें किंगडम नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दिव्य राजधानी में भर्ती प्रशिक्षण शिविर में 2 किंगडम नाइट हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जल्द ही उन दोनों को 1000 हाउसहोल्ड्स में शामिल कर लिया जाएगा। 2 साम्राज्य योद्धाओं के बीच होने वाली प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार है। भाई ये हमें आप पर पूरा भरोसा है। विशाल जंगल के सभी लोग लगातार ये यून का हौसला बढ़ा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि यून अपना अगला मैच जीतेंगे। जहां तक जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट की बात है, वे स्वाभाविक रूप से सोन जिजुन के प्रति पक्षपाती थे। सोन जिजुन की प्रसिद्धि जिचान से कहीं अधिक थी। ये यून की बात करें तो जिन राज्य के युवा मास्टर गुट में उसने जिचान को बहुत कम अंतर से हराया था। हालांकि वह सोन जिजुन की तुलना में थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। क्या सच में जंगल से आए ये गंवार लोग सोचते हैं कि यून और युवा गुरु जिजुन के बीच मुकाबला रोमांचक होगा? हालांकि मैं यह मानना नहीं चाहता, लेकिन युवा गुरु जिजुन की ताकत हम सबसे कहीं ज्यादा है। यहाँ कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। किसी की प्रसिद्धि किसी आभासी विद्वान से नहीं मिल सकती थी। जिन राज्य के युवा गुरुओं का गुट सोन जिजुन के परिणाम को लेकर बेहद उत्सुक था। इस बार वे विशाल वन्य योद्धाओं को जिन राज्य के युवा गुरुओं की वास्तविक शक्ति दिखा सकते थे। सोन जिजुन ने सेना की पंक्ति में प्रवेश किया और ही यून का सामना किया। दोनों ने उड़ने वाली मछली के आकार का चोला पहना हुआ था। दोनों में ही वीरता का भाव था। ये ड्रैगनों के बीच की लड़ाई थी। ये यून है ना, मैं सोन जिजुन हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि मैं दुनिया के सभी विशेषज्ञों से मुकाबला करूं और शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करूं। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में अनुचित है। सोन जिजुन के शब्द दोस्ताना और शालीन थे। उनमें एक परिष्कृत युवा गुरु का भाव साफ झलक रहा था। लेकिन चूंकि जनरल यान ने इनाम का वादा किया है, इसलिए मुझे ऐसी स्थिति में तुम्हें हराना ही होगा। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? ये यून ने अपनी सांसों को शांत किया और उसके माथे पर मौजूद पसीने की बूंदें सूख गईं। मैं जीतूंगा, सोन जिजुन ने दृढ़ता से कहा। मैं सबसे पहले अरेंजमेंट में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ एक ही मंच पर मुकाबला नहीं करूंगा, ताकि तुम्हें मेरी लय से असहज महसूस न हो और तुम फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से चोटिल न हो जाओ। और तुमने थोड़ी देर पहले बहुत मेहनत की है, इसलिए अब आराम करने का मौका है। उद्धरण चिन्ह। कितना प्रभावशाली। विशाल जंगल के पुत्रों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी यद्यपि सोन जिजुन प्रभावशाली था, उससे किसी प्रकार की चिड़चिड़ी भावना उत्पन्न नहीं हुई। सोन जिजुन सरणी के केंद्र में खड़ा था। ये यून ने जिद नहीं की और सरणी से बाहर निकल गया। उसने पहले सूक्ष्मता की उच्च सफलता अवस्था को समझने का प्रयास किया था और इसमें वास्तव में बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। चलिए 14वें स्तर से शुरू करते हैं, सोन जिजुन ने हल्के अंदाज में कहा। 14वें स्तर को पूरी आत्मविश्वास के साथ चुनौती देना ये दर्शाता है कि वह इस कठिनाई को ज्यादा महत्व नहीं देता था। ये शब्द सुनकर विशाल जंगल में ये यून का समर्थन कर रहे उन लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। ये यून को पहले 14वें स्तर की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सोन जिजुन के लिए 14वां स्तर तो मानो बस शुरुआत थी। सोन जिजुन ने अपनी यांची कृपान खोली और उसे घेरे के बाहर रख दिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, घेरा शुरू करो। ठीक है। सरणी को नियंत्रित करने वाले युवा स्वामी ने उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए 14वें क्रिस्टल को दबाया। अध्याय 149 आधे कदम। सोन जिजुन के पैरों के नीचे स्थित सप्तभुजाकार सरणी जगमगा उठी। 14 रक्त मोती धीरे धीरे भिनभिनाने लगे। वाह! खून की बूंदें कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ सीधे सोन जिजुन की ओर बढ़ी। सोन जिजुन ने उन रक्त के मोतियों को देखा और उसका शरीर हिल गया, जिससे कई परछाइयां बन गईं। ये परछाइयां परतदार थीं। उन परछाइयों की आड़ में सोन जिजुन अपने पैर फैलाकर खड़ा रहा और एक कदम भी नहीं हिला। वह एक ही जगह पर चकमा दे रहा था। सोन जिजुन ने आसानी से सभी रक्त मोतियों से खुद को बचा लिया। बारीक सूक्ष्मता। सोन जिजुन की हरकतों को देखकर जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट के सदस्य खुशी से झूम उठे। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद युवा मास्टर जिजुन सूक्ष्म बारीकियों को कैसे नहीं जान सकते। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की श्रृंखला में 14 स्तरों की कठिनाई को पार करना इतना आसान है। और वे ये भी बता सकते थे कि सोन जिजुन की गति हिशा की गति से भी कहीं अधिक तेज थी। हेशा से भी अधिक गति और ही यून की तकनीक को मात देने वाली तकनीक के साथ सोन जिजुन को केवल परिपूर्ण ही कहा जा सकता था। तकनीक और गति दोनों के समर्थन से सोन जिजुन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर सरणी के भीतर सहजता से आगे बढ़ रहा था। सोन जिजुन की गतिविधियों को देखकर जिन राज्य के युवा उस्तादों ने अपनी अक्षमता पर खेद व्यक्त किया। ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं थी। जिचांग शक्तिशाली था, लेकिन सोन जिजुन की तुलना में वह बहुत पीछे था। एक और कठिनाई जोड़े। सोन जिजुन के लिए 14 कठिनाई स्तर तो बस एक वार्म अप थे। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की श्रृंखला से परिचित होने के बाद सोन जिजुन 15वें कठिनाई स्तर की ओर बढ़ना चाहता था, और यह कठिनाई भी सोन जिजुन को परेशान करने में विफल रही। 15 स्तर की कठिनाई कोई आसान बात नहीं थी। तेजी से गतिमान फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स ने हवा में एक छोटा बवंडर पैदा कर दिया था। अत्यधिक दबाव के कारण सोन जिजुन को अंततः अपने पैर हिलाने ही पड़े। 15 स्तरों की कठिनाई पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स से बचने के लिए सोन जिजुन भी एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रह सका। सोन जिजुन के कदम बहुत ही सधे हुए थे। उनका हर कदम 1.5 फुट से अधिक नहीं होता था। इतना छोटा कदम किसी नन्हे बच्चे के चलने सीखने जैसा ही था। लगातार इतने सारे कदमों के कारण ये बताना मुश्किल था कि सोन जिजुन के पैर कहाँ पड़ रहे हैं। ये सोन परिवार की गुप्त तकनीक है, आधा कदम। जिन राज्य के एक युवा उस्ताद ने कहा। जिन राज्य के पारिवारिक वंशों के लाभ केवल संसाधनों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें विरासत भी शामिल थी। यह आधा कदम तकनीक सोन परिवार के बाहर कहीं नहीं फैली थी।
पुराने पारिवारिक वंशों में आमतौर पर कोई न कोई पारिवारिक विरासत या मूलभूत तकनीक होती थी। यही उनकी धरोहर थी। एक और स्तर जोड़ो, सोंग जिजुन ने सरनी के भीतर से कहा। एक और जोड़े, अगर एक और जोड़ा गया तो कठिनाई के 16 स्तर हो जाएंगे। चाहे वे जिन राज्य के युवा स्वामी हो या विशाल वनक्षेत्र के पुत्र, वे सभी सोंग जिजुन के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। सरनी नियंत्रण के प्रभारी युवा स्वामी ने गहरी सांस ली और 16वें क्रिस्टल को दबाया। ट्वांग, फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स गरज उठे। तेज हवा के झोंकों से लोगों के कान सुन्न हो गए। आग की लकीरें आग के जाल में तब्दील हो गईं। इस बिंदु पर सोंग जिजुन को आखिरकार कुछ दबाव महसूस हुआ। उनकी हरकतें अभी भी परिष्कृत थीं, लेकिन धीरे धीरे वे सामंजस्य बनाए रखने में असमर्थ हो रहे थे। आधा कदम वाली तकनीक सोन परिवार की गुप्त तकनीक थी, लेकिन सोंग जिजुन इसे पूरी तरह से नहीं सीख पाया था। अपने स्तर के हिसाब से उसके लिए इसे प्रदर्शित करना कठिन था। इससे उसकी मानसिक शक्ति और युवांची ऊर्जा में भारी कमी आती थी। मिनट सबटलिटी छोटी सफलता के करीब है और उसकी गति तेज है। अपनी उम्र में हाफ फुट स्टेप्स की छोटी सफलता तक पहुंचने के कारण सोंग जिजुन को जिन राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान माना जा सकता है। यान मेंगलोव ने सटीक मूल्यांकन किया। इस बिंदु पर सोंग जिजुन अपनी सीमा तक पहुंच गया था। वह समूह से बाहर निकल गया। अंततः वह 16 कठिनाई स्तरों पर 15 मिनट तक समूह के भीतर बना रहा। 17वें कठिनाई स्तर की बात करें तो उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी। 16वें और 17वें कठिनाई स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धा, भले ही उन्होंने सूक्ष्मता में बड़ी महारत हासिल कर ली हो, वे इसे जल्दबाजी में आजमाने की हिम्मत नहीं करते। सोंग जिजुन के मंच से उतरने के बाद पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। सूक्ष्मता से अपनी चालन तकनीकों का प्रदर्शन करने वाले एक युवक ने कई योद्धाओं को उत्तेजना से भर दिया, विशेषकर जिन राज्य के युवा स्वामियों के बीच। उनके चेहरे चमक रहे थे। सोंग जिजुन उनके आदर्श थे। ये युन ने जो कुछ भी दबा रखा था वह पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो चुका था। ये जिन राज्य के पारिवारिक वंशों की विरासत थी। जिन राज्य के पारिवारिक वंशों के पुत्र होने के नाते उनके हृदय गर्व से भरे हुए थे। वे भी एक दिन ऐसे ही परिणाम प्राप्त कर सकते थे। सोंग जिजुन के बाद ये युन था। सबकी निगाहें ये युन पर टिक गईं। 15 मिनट में 16 कठिनाई स्तर, ऐसे परिणाम का दबाव बहुत अधिक था। आखिरकार जिचान के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय ये युन की सीमा 14 कठिनाई स्तर ही प्रतीत होती थी। ये युन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने शरीर के भीतर युवांची का प्रवाह करते हुए अपनी सर्वोत्तम अवस्था तक पहुंच गया। अब तुम्हारी बारी है। सोंग जिजुन नीचे आते हुए ये युन से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। उसने ये युन को होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए देखा। ये युन ने शांत भाव से सोंग जिजुन की ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी आंखें रात के आकाश के तारों की तरह निर्मल थीं। उसकी शांति के भीतर एक तीक्ष्ण तलवार छिपी थी। उनकी निगाहें इस तरह टकराई मानो तलवारों के टकराने की आवाज आ रही हो। ये युन, क्या तुम अब भी वहां संघर्ष करने की योजना बना रही हो? नतीजा तो पहले से ही स्पष्ट है। अगर युवा गुरु जिचान की दुर्घटना के कारण युद्धविराम न रुका होता तो ये युन को 14 स्तरों की कठिनाई में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता। अब युवा गुरु जिजुन ने 16 स्तर की कठिनाई पूरी कर ली है। अगर ये युन अपने 14 स्तरों को पार करना जारी रखते तो क्या ये दिलचस्प होता? जिन राज्य के युवा सरदारों के चेहरे गर्व भरी मुस्कान से भरे हुए थे। उनके लिए सोंग जिजुन पहले ही जीत चुका था। अंतर बहुत बड़ा था। ये युन को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेबसी में मंच पर जाना पड़ा। उस विशाल निर्जन क्षेत्र के लोग चुप रहे। उन्होंने चिंता भरी निगाहों से ये युन की ओर देखा। यान मेंगलोव ने अपनी दाढ़ी सहलाई। ये युन को उत्सुकता से देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ दिलचस्प देख लिया हो। ये युन ने छलांग लगाए और तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के घेरे में पहुंच गया। उसने घेरे के नियंत्रक से कहा, कठिनाई के 14 स्तर, फिर से 14 स्तर। ये बहुत उबाऊ है। यही उसकी सीमा है। अगर उसमें थोड़ी भी हिम्मत होती तो वह कुछ देर में 15वें स्तर तक पहुंच जाता। हे तुम ये युन को तड़पते देखना चाहते हो, है ना? चिंता मत करो, 15 स्तरों की जरूरत नहीं है। 14 स्तर ही उसके लिए फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स से वार करने के लिए काफी है। जिन राज्य के युवा उस्ताद तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, वे ये युन का प्रदर्शन देखने के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि उसे फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स से चोट लगे, जिससे वह अपनी चोटों से खून की उल्टी करे और आधे महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहे। सरनी जगमगा उठी और रक्त की किरणें ऊपर की ओर उठी। 14 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और ये युन की ओर बढ़ने से पहले टेढ़े मेढ़े रास्तों से हवा में चक्कर लगाने लगी। ये युन 14 कठिनाई स्तरों से परिचित था, लेकिन फिर भी वह वहीं से शुरुआत करना चाहता था। वह अपने शरीर की सर्वोत्तम स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी समझ को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने अपनी सांसों को स्थिर करते हुए आंखें बंद कर ली। हमलों के बल को महसूस करके उसने खुद को अपनी सीमाओं के करीब धकेल दिया। तभी वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सका। पलक झपकते ही ये युन अपनी पूरी एकाग्रता तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया में अकेला बचा हो और उसके शरीर के चारों ओर एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। ये वही हवा थी जो फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स द्वारा अपने प्रक्षेप पथ के माध्यम से धकेली गई थी। ये दिशाएं धीरे धीरे उनके मन में स्पष्ट होती गईं। जैसे ही खून की हर बूंद उसके शरीर को छूकर गुजरी, ये युन हिल गया। ये युन हर बार फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल के हमले से बाल बाल बचता था। यह उसकी सीमा थी और बेहद डरावनी थी। कई बार उसे तेज हवा से त्वचा पर होने वाला दर्द महसूस होता था। हर बार छूने के बाद ऐसा लगता था मानो उसकी त्वचा कभी भी फट जाएगी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब विशाल वनक्षेत्र के प्राणियों ने ये दृश्य देखा तो उनके दिल लगभग रुक गए। ये युन 14 स्तरों की कठिनाई पर बड़ी मुश्किल से इसे संभाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसे चोट लग सकती है।
फ्लोइंग मरकरी गाउन के भार को संभालते हुए ये यून की सांसें तेज हो गईं। इससे वह अपनी शारीरिक क्षमता की सीमा के करीब पहुंच गया, जिससे शारीरिक परिश्रम और भी बढ़ गया। ये यून के माथे से पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। एक एक सेकंड बीतता चला गया। देखते ही देखते 15 मिनट बीत गए। जिन राज्य के युवा सरदारों का गुटगर्दन दर्द होने तक इंतजार करता रहा। वे ये यून को रक्त मोतियों से बुरी तरह हारते देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हर बार जब ये यून पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से हमला होने वाला होता था तो वह हमेशा नाजुक क्षण में इससे बच जाता था। ये स्थिति कई बार घटित हो चुकी थी। इसी वजह से ये यून ने धीरे धीरे 15 मिनट तक उस घेरे में समय बिताया। उसके बाद 30 मिनट। जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट अविश्वास की हद तक इंतजार कर रहा था। क्या गलत? अरे कम से कम 15 कठिनाई स्तरों को तो चुनौती दो। जिन स्टेट यंग मास्टर्स गुट को यह मानना पड़ा कि ये यून 14 स्तरों की कठिनाई को संभाल सकता है। लेकिन अगर वह संभाल भी सकता है तो क्या वह वहां 2 घंटे तक टिक पाएगा? वे उम्मीद कर रहे थे कि ये यून की सहनशक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह इसे संभालने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन इसी समय एक तेज रोशनी गुजरते हुए ये यून ने कुछ निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। भयंकर जानवर का अवशेष। जिन राज्य के युवा सरदार अचंभित रह गए। हड्डियों के अवशेष खा रहा है? क्या वह हड्डियों के अवशेष भी खा रहा है? ये यून कोई देवता नहीं था। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करके उसकी ऊर्जा को पुनःपूर्ति कर सकता था, लेकिन बहते पारे के गाउन के अत्यधिक भार के कारण यह उसे लगातार उसकी सीमा तक धकेल रहा था, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम हो रही थी। इसलिए उसे अपनी ऊर्जा को पुनःपूर्ति करने की आवश्यकता थी। क्या ये धोखा नहीं है? कुछ युवा उस्तादों ने विरोध किया, लेकिन आगे सोचने पर पता चला कि हड्डियों के अवशेष खाने के खिलाफ कोई नियम नहीं था। अरे यार, अगर वो ऐसे ही खेलता रहा तो 2 घंटे तक, शायद रात के खाने तक भी खेलता रहेगा। जिन राज्य के युवा उस्ताद अवाक रह गए। ये यून ने आसपास की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपने शरीर की हर मांसपेशी पर पुनर्तः नियंत्रण रख सकता है और हर छोटी से छोटी हरकत को सटीकता से अंजाम दे सकता है। उसे लग रहा था कि भारी भरकम बहते पारे के गाउन के दबाव के कारण हर हरकत में उसे अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। साथ ही उसे फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के प्रक्षेप पथ की गणना करने में भी अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा था। इन परिस्थितियों में ये यून शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। लेकिन थकावट के बावजूद भी उनके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हुआ। बारीक सूक्ष्मता। बारीक सूक्ष्मता। क्या ये बारीक सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का चरण है? अत्यधिक दर्द और आनंद में डूबे हुए ये यून अपने आसपास मौजूद फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के प्रक्षेप पथ को संभालने में अधिक कुशल हो गए। अध्याय 150। ये यून की सीमा। मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक जाने के बावजूद ये यून एक अलौकिक अवस्था में था, जहां वह धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। जैसे जैसे ये यून सहन करता गया, उसके हृदय में प्रकाश और भी प्रज्वलित होता गया। ये लगातार फैलता गया और शून्य में लकीरों की तरह दिखने वाली धुंधली रेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में हो रहे दर्द के कारण उसके शरीर के अंदर का स्थान धीरे धीरे बाहर की ओर फैल रहा है। ये यून को खुशी का एक तेज एहसास हुआ, लेकिन साथ ही वही ये भी जानता था कि शारीरिक रूप से उसे अपनी चरम सीमा तक धकेल दिया गया था। जिस क्षण वह शारीरिक रूप से साथ नहीं दे पाएगा, वह निश्चित रूप से उस रहस्यमय अवस्था से बाहर निकल जाएगा। सौभाग्यवश लिन चिंटोव ने जाने से पहले उसके लिए कई अस्थि अवशेष छोड़े थे। ये यून ने एक और अस्थि अवशेष खा लिया। उसके शरीर में गर्म ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। ये यून का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये यून 2 घंटे से उस घेरे के भीतर ही टिकी हुई थी। जिन राज्य के युवा स्वामी तब तक देखते रहे जब तक उनकी आंखें धुंधली नहीं हो गईं। ये यून की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। वे 2 घंटे तक गर्दन सीधी करके मूर्खतापूर्ण तरीके से देखते रहे, यहाँ तक कि उन्हें उल्टी आने लगी थी। क्या इसका कोई मतलब है? किसी ने विरोध जताया, लेकिन जब उन्होंने दिव्य राजधानी के सेनापति यान मेंगलो की ओर देखा तो वह अभी भी अपनी ठुड्डी सहला रहा था और ये यून को रुचि से देख रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि इतने लंबे समय से चली आ रही वही चालें कैसे दिलचस्प हो सकती हैं। जब जिन राज्य के युवा स्वामी अपना धैर्य खोने ही वाले थे, तभी सरनी को नियंत्रित करने वाला युवा स्वामी सो गया। लेकिन अचानक उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे वे उत्साहित हो गए। एक और स्तर जोड़ो। ये यून ने मुंह खोला। उसने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। इससे लोगों को लगा कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। पसीने से तरबतर होते हुए उसने ये शब्द कहे। क्या वह इसे और मुश्किल बना रहा है? आखिरकार वह इसे और मुश्किल बना ही रहा है। भारी आंखों से नींद का सामना कर रहे जिन राज्य के युवा उस्तादों को अचानक ताजगी का एहसास हुआ। वाह, ये यून आखिरकार 15 कठिन स्तरों को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। सरनी को नियंत्रित करने के प्रभारी युवा स्वामी ने 15वें क्रिस्टल पर दबाव डालते हुए उत्साह से अपने होंठ चाटे। आप खत्म हो चुके हैं। वे अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे, ये देखने के लिए कि ये यून पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स से हमला हो और वह गंभीर रूप से घायल हो जाए। विंग फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स दहाड़ रहे थे। 2 घंटे तक हवा में तीव्र गति से घर्षण के कारण प्रत्येक रक्त मोती गर्मी से लाल चमक रहा था। ऐसे रक्त मोतियों से होने वाले नुकसान की कल्पना करना असंभव था। सोंग जिजुन के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता का भाव था। वह देखना चाहता था कि ये यून की सीमा क्या है। अचानक सोंग जिजुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि सरनी के बीच में ये यून की गतिविधियों में एक अजीब बदलाव आया था। ये यून की हरकतें धीमी और बड़ी मुश्किल से हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी समय उस पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर से हमला हो सकता है। लेकिन अचानक ये यून की हरकतें फिर से तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से अचानक बहुत सारा भार उतर गया हो, जिससे उसका शरीर अचानक भयानक ताकत और फुर्ती के साथ फट पड़ा।
उसके शरीर के चारों ओर परछाइयां दिखाई देने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह घेरा ही उनकी परछाई से भर गया हो। उन्होंने फ्लोइंग मरकरी गाउन का वजन घटाकर सबसे कम कर दिया था। अचानक ये यून की चाल में कम से कम 30% की तेजी आ गई। भागो भागो भागो। ये यून ने 15 रक्त मोतियों से खुद को बचा लिया। रक्त के मोती पलटकर वापस आ गए। ये यून ने अपने पैर की उंगलियों को थपथपाकर उन्हें फिर से चकमा दिया। उसकी हरकतें सहज थीं। 14 कठिनाई स्तरों की तुलना में उसकी हरकतें कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहज थीं। एक भी रक्त का मोती ये यून की आस्तीन को छू नहीं सका। क्या लोग दंग रह गए। ये यून ने अचानक अपनी गति कैसे बढ़ा ली। जिन राज्य के युवा स्वामी अविश्वास में थे, यहाँ तक कि विशाल वन क्षेत्र के पुत्र भी असमंजस में थे। क्या ये यून पहले अपनी शक्ति को रोक रहा था? लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। उसकी हर हरकत से लग रहा था कि वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। पसीना और माथे पर उभरती नसें इसका सबूत थीं। दिलचस्प। ये यून को उत्सुकता से देख रही यान मेंगलोग अचानक हंस पड़ी। उस घेरे के भीतर ये यून की आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना झलक रही थी। उसका शरीर अभी भी पसीने से तर था, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक तनावमुक्त था। उसके शरीर पर लगा बंधन काफी हद तक कम हो गया था। बहते पारे के गाउन का वजन कम होने से निस्संदेह ये यून की दबी हुई शारीरिक क्षमता को बाहर निकलने का मौका मिल गया। 15 कठिनाई स्तरों को पार करना वाकई मजेदार था। हम फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स हवा में दहाड़ते हुए उठे और उनसे ऐसी तेज हवाएं निकली जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हर जगह भीषण हवा चल रही थी और ये यून एक भयंकर तूफान में आसानी से उड़ने वाली समुद्री अबाबील की तरह थी। इसे देखने वाले लोग अवाक रह गए। यह तो स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं हो रहा था। क्या 15वें स्तर की कठिनाई पर रक्त मोतियों से टकराने के बाद ये उनको गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहिए था? जिन राज्य के युवा स्वामी इस बात को समझ नहीं पाए। यदि उन्होंने अपनी आंखों से फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की गति में वृद्धि न देखी होती तो वे सोचते कि सरणी में कोई खराबी आ गई है। इस समय ये यून ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे वे सभी दंग रह गए। एक और स्तर जोड़ें, कठिनाई के 16 स्तर। ये यून की आवाज तेज नहीं थी। हवा में गूंजते खून के मोतियों की चीख के बीच वह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उनके कानों तक पहुंची और उन्हें बुरी तरह चौंका दिया। वे सब अवाक रह गए। क्या वह पागल है? मैं तुम्हारी दीवानगी पर लगाम लगाऊंगा और तुम्हें अकड़ दिखाने दूंगा। मैं तुम्हें 16 स्तरों की कठिनाई की शक्ति का एहसास कराऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम युवा गुरु जिजुन के बराबर हो? सरणी को नियंत्रित कर रहे युवा गुरु ने 16वें क्रिस्टल को जोर से दबाया। अचानक पूरा क्षेत्र रोशनी की चमक से भर गया। 16 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स अंधाधुंध दागे गए। आसपास मौजूद भीड़ कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई। 16 कठिनाई स्तरों ने ये यून पर जबरदस्त दबाव डाला। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल का हर गोला टूटते तारे जैसा था। इसने ये यून के शरीर और मन पर अत्यधिक दबाव डाला। ये फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स कभी कभी आपस में टकराते थे, जिससे वे बेतरतीब ढंग से उड़ने लगते थे और लोगों को चौंका देते थे। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स ने लगातार ये यून के पैतरेबाजी के दायरे को कम कर दिया। बस ये यून के कान बजने लगे और उसकी हृदय गति तेज हो गई। उसका खून अत्यधिक गति से बह रहा था। एक खून की बूंद ये यून की कमर को छूकर निकल गई। उसकी उड़ने वाली मछली वाली पोशाक फट गई थी। कठिनाई के 16 स्तर स्पष्ट रूप से ये यून की क्षमता से परे थे। हाँ, जिन राज्य के युवा स्वामी ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये बच्चा अब और टिक नहीं सका। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यून ने अपनी शक्ति छिपा रखी होगी और उन्होंने उसे कमाका, लेकिन वो फिर भी युवा स्वामी जिजुन से कमतर था। एक और तेज रोशनी चमकी और ये यून के उड़ने वाली मछली के आकार के वस्त्र की आस्तीन फट गई। खून की एक धार निकली क्योंकि ये यून की बांह घायल हो गई थी। 16 कठिनाई स्तरों के भीतर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की गति बहुत तेज थी। प्रचंड हवा ने उड़ती हुई मछली के वस्त्र को कागज की तरह आसानी से फाड़ दिया। कुछ फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स को बिना किसी डेड स्पॉट के ये यून की ओर उड़ते हुए देख ये यून के लिए इससे बचना मुश्किल होगा। उसी क्षण ये यून ने चकमा दिया और घेरे से बाहर कूद गई। पा खून की बूंदें उसके पीछे छोड़ी गई खाली जगह पर गिरी। ये यून को सभा स्थल से जाते देख जिन राज्य के युवा स्वामी निराश हो गए। ये बच्चा बहुत चालाक है। वे ये यून को बुरी तरह पिटते देखना चाहते थे, लेकिन चूंकि उसने हार मान ली थी इसलिए उनके देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। भाई ये बहुत बढ़िया। विशाल वन क्षेत्र के पुत्रों ने जय जयकार की। यद्यपि ये यून 16 स्तरों की कठिनाई में केवल 10 सेकंड तक ही टिक पाई थी और स्पष्ट रूप से सोन जिजुन से हार गई थी, फिर भी इस स्तर तक पहुंचना सराहनीय था। एक युवक जो विशाल जंगल से आया था, उसने बड़े पारिवारिक कुलों से आए युवा स्वामियों के एक समूह को दबा दिया था और वह उनके नंबर 1 युवा स्वामी से बहुत कमजोर नहीं था। ये गर्व करने लायक बात थी। आज विशाल वन्यभूमि के पुत्रों ने स्वयं को सिद्ध कर दिया और विशाल वन्यभूमि की महिमा को भी सिद्ध कर दिया। भाई झांग, आपने वाकई एक अच्छा पौधा चुना है। लियू बिग ईयर ने दिल से झांग टैन के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। इस समय उसकी नजर ये यून पर पड़ी। उसने देखा कि उस लड़के ने अपनी उड़ने वाली मछली वाली पोशाक उतार दी थी। ये यून ने फटी हुई उड़ने वाली मछली की आकृति वाली पोशाक को बेतरतीब ढंग से जमीन पर फेंक दिया था। इससे ये यून की अंदरूनी कमीज दिखाई दी। यह एक चमकदार कमीज थी जो रेशमी घूंघट जैसी लग रही थी। माफ कीजिए, मैं अपने कपड़े उतारना चाहता हूँ। ये यून ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। कपड़े उतार दूं? कसरत से ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। जिन राज्य के कुछ युवा गुरु एक दूसरे को देखकर अवाक रह गए। ये यून वाकई अजीब था। एक योद्धा के लिए थोड़ी सी गर्मी क्या मायने रखती थी। बस युआनची का संचार करना होता था और पसीना तुरंत भाप बनकर उड़ जाता था। लेकिन ग्रामीण लोग शायद बिना काठी के खेतों में काम करते थे, इसलिए वे समझ सकते थे।
लेकिन जब ये युन ने अपनी कमीज उतारी तो सोंग जिजुन, जो अब तक शांत था, यहाँ तक कि जब ये युन ने कठिनाई के 16वें स्तर की शुरुआत की तो अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। यान मेंगलोव की आंखें भी चमक उठी, हालांकि वह अपनी ठुड्डी सहलाता रहा लेकिन वह स्तब्ध रह गया। बहता हुआ पारागाउन। यान मेंगलोव चौंक गई। क्या? कुछ लोग असमंजस में थे और उत्सुकता से यान मेंगलोव की ओर देख रहे थे। यान मेंगलोव जैसे व्यक्ति का संयम खो देना किसी असाधारण घटना का संकेत था। बहता हुआ पारागाउन। क्या ये वही कपड़े थे जो ये युन ने उतारे थे? जिन राज्य के युवा स्वामी उत्सुकता से ये युन के हाथों में मौजूद कमीज की ओर देखने लगे। पतली होने के अलावा उसमें कुछ भी खास नहीं था। क्या ये हो सकता है? सोंग जिजुन ने ये युन के हाथों में मौजूद फ्लोइंग मर्करी गाउन को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। ये लिन परिवार का मिस्टिक ग्रेड 3 का फ्लोइंग मर्करी गाउन है। ये शरीर की गति और शक्ति को निखारने का एक अनमोल रत्न है। इसे नीलामी में खरीदा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर समय इसे खरीदने वाले मिलते ही नहीं। तीसरे दर्जे का रहस्यमयी बहता हुआ पारा गाउन पहनने वाले की इच्छा के अनुसार अपना वजन 10 कड़ाही से लेकर 1000 कड़ाही तक बदल सकता है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति की गति को भी सीमित कर देता है। इसे पहनकर हर हरकत में बहुत मेहनत लगती है। पहले जब तुम आराधनालय में थे, तुम हमेशा इसे पहने रहते थे। सोंग जिजुन की आवाज कांप रही थी। उसने भी कुछ ऐसा ही पहना था, हालांकि वह लिन परिवार द्वारा बनाया हुआ नहीं था, फिर भी वह बहते हुए पारा गाउन से अच्छी तरह परिचित था। क्या बकवास है? सोंग जिजुन को अपना आपा खोते देख जिंग स्टेट यंग मास्टर्स गुट के सदस्य स्तब्ध रह गए। उनके कानों में बस यही गूंज रहा था, इसका वजन 10 कड़ाही से बदलकर 1000 कड़ाही कर दो। 10 कड़ाही, सबसे हल्की वाली भी 10 कड़ाही के बराबर थी। क्या वह इस शर्त के बारे में बात कर रहा है? ये युन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स की श्रृंखला के बीच में 10 कड़ाही के भारी फ्लोइंग मर्करी गाउन को पहने हुए सूक्ष्मता का प्रदर्शन कर रही थी। यह जरूर मजाक होगा।